बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और मौसम जैसे कि तब्दील हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सर्दी आ चुकी है और कल आपने भरपूर इंजॉय किया होगा शाम को, क्योंकि शाम में बहुत मौसम जो था वो खुशगवार हो चुका था। सुबह में भी हम देख रहे थे, तो मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ और दिन का आगाज़ भी बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। मैं हूँ माहम जाहिद, मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और माहम ने जिस तरह से बात की है कि कल शाम को मौसम जो है वो बड़ा अच्छा हो चुका है और मौसम में ये बड़ी खुशगवार तब्दीली जो है वो देखने को मिली, महसूस करने को मिली। ऐसी ही एक तब्दीली न्यूयॉर्क में भी हुई है। उस हवाले से आपको बता देते हैं कि जनाब ट्रंप हुकूमत को बड़ा झटका लगा है और पहली बार न्यूयॉर्क का कोई मुस्लिम मेयर मुंतखब हुआ है। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब हुए हैं और अमरीकी मीडिया के मुताबिक मेयरशिप के लिए आज़ाद उम्मीदवार और रिपब्लिकन उम्मीदवार मद्दे मुकाबल थे। ज़ोहरान ममदानी ने मेयरशिप के लिए इलेक्शन में 50% से ज़ायद वोट हासिल किए और अगर देखा जाए तो तकरीबन ये कोई 20 लाख के करीब वोटर्स का टर्न आउट रहा और बताया जा रहा है कि 2001 के बाद इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया है और ऐसा आखिरी बार 2001 में हुआ था। और उज़ैर ये बहुत ज़बरदस्त टाकरा था और बड़ी ज़बरदस्त बात है और हैं भी ये यंग और यकीनन यंगस्टर्स की इन्हें हिमायत भी हासिल रही है। यस, तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब कैलिफोर्निया से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम साहब, कहिए, जिस तरह से ये मुस्लिम भी हैं और अब जो है इंतखाब जीत कर आ भी चुके हैं, इनको कंपैरिजन जो है इनका किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और जो वादे दावे जो हैं वो वक्त की ज़रूरत है इन्होंने भी किए हैं। आने वाले दिनों में क्या लगता है कितना टफ होने जा रहा है इनके लिए? अच्छा, वैसे बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन करनी चाहिए कि बड़ी बात है कि ऐसा बंदा जिसको कोई इम्कान नहीं होगा जीतने का, जीत गया है। इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक रिजुविनेशन आ गई है। इनके पास ना कोई लीडर था, ना कोई ऐसा प्रोमिनेंट बंदा था। नैन्सी पेलोसी, हकीम जाफरी, नोबडी इवन नोज हू ही इज। तो ये नया ब्लड जो आया ना, इससे जो रिजुविनेट हुई है पार्टी, ये बड़ी बात है। अच्छा, इसका काम आसान नहीं होगा, काम इसका मुश्किल होगा, इसको हर किस्म की रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो ये साबित किया है कि कोई बंदा जो कि आइडियाज अच्छे हों वो लोगों को लीड कर सकता है, वो प्रोमिनेंट हो सकता है और इलेक्शन जीत सकता है। तो इसका करिश्मा वाज द मेन रीजन ही वन। उसके आइडियाज थोड़े से इतने मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन उसका करिश्मा है, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग बिलीव करते हैं, वो यंग है, सारे यूथ वोटर्स उसके साथ वोट कर रहे हैं उसके साथ। So it's a very positive change for American Democratic Party and American political landscape. So very excited about this. प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होंगे और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। पर्सनैलिटी ब्रेक क्रिस्मेटिक है, जो नौजवान है वो इनके साथ बहुत कनेक्ट हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्या मुश्किलात इन्हें मुमकिन तौर पर फेस करना पड़ सकती हैं? ज़रा बताइएगा कि न्यूयॉर्क के सेटअप के अंदर जब आप मेयर हैं तो किस तरह से फिर वो फंडिंग जो है वो रोकी जा सकती है किसी को तंग करने के लिए या किसी को जिच करने के लिए, या फिर इस तरह का कोई मसला मसाइल जो मुश्किल है वो पेश नहीं आती और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं स्मूथली तो नहीं कर सकते, लेकिन वो सर्व करने की कोशिश करेंगे। जो उसने जितने प्रॉमिस किए थे उसमें 10%, 20% भी अगर पूरे हो गए तो बड़ी बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ बातें करेगा और जो मजीद जो एस्टेब्लिश लोग हैं उसके खिलाफ बातें करेंगे, गलत आदमी है, यहाँ नहीं, इसका ये भी ऑब्जेक्शन है, यहाँ पैदा नहीं हुआ था, ये है वो है। तो रेसिस्ट बातें होंगी, लेकिन उसके लिए इट्स नॉट ए नेगेटिव, उसका प्रोफाइल बढ़ता जाएगा। जितना डोनाल्ड ट्रंप उसके बारे में नेगेटिव बात करेगा उतना वो न्यूज़ में नोटिस होगा, उतना मजीद मशहूर हो जाएगा। तो जो मशहूर होगा मुख्तलिफ स्टेट्स में भी लोग जो हैं अगले इमिग्रेंट्स हैं और जो स्मार्ट लोग हैं वो रिजुविनेट हो जाएंगे। तो इससे एक दिस स्टार्ट्स ऑफ ए रेवोल्यूशन कि इफ पर्सन लाइक ममदानी कैन बी इलेक्टेड तो हम भी शायद इलेक्ट हो सकें। अब और भी हो रहे हैं, जैसे ये जो है पाकिस्तानी मुस्लिम जो है इमिग्रेंट वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इलेक्ट हुई हैं। So that's another example कि लोग गजाला हाशमी that's an unlikely candidate। तो आई थिंक इसमें थोड़ी सी शिफ्ट आ गया अमेरिकन पॉलिटिकल पॉलिसी में, जिसमें हम ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हम सबको।
यकीनन नईम साहब, एक पॉलिसी शिफ्ट भी आया है, पैराडाइम शिफ्ट भी कहा जा रहा है इसको। और जिस तरह की सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि ये इंतखाब होता है, सरवाइव करना पे अब यकीनन बात शुरू हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी मुखालफत की है और बातें कर देना आसान है। और जितनी बड़ी बड़ी ने बातें की, अगर नेतन्याहू की बात करें, उन्होंने कहा यहाँ आते हैं तो इनको मैं गिरफ्तार करवा लूंगा, जिस तरह की सूरत हाल बनी है, तो इतने वादे दावे कर देना और बाद में उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये कितना बड़ा मुश्किल टास्क है? मुश्किल टास्क का होगा भी नहीं, क्योंकि नेतन्याहू को उसके पास उसकी पावर ही नहीं है अरेस्ट करने की। वो तो बातें होती हैं टू रैली द ट्रूप्स, वो बातें उसने करने से वो मुस्लिम वोट उसका ज्यादा सॉलिडिफाई किया उसने, तो वो नहीं कर सकता। लोग ये पॉलिटिशियन, आपको पता है, ये बातें ज्यादा करते हैं, उसमें से आधी बातें कोई पूरी हो भी नहीं सकती। तो वही वो स्लोगन था, उसको आप वर्ड बाय वर्ड उसको इंटरप्रेट ना करें, आप इंटरप्रेट करें कि डायरेक्शन क्या है। कैन यू स्टैंड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टिल विन? यस, दैट्स व्हाट ही प्रूव्ड। कैन यू बी इमिग्रेंट जो कि यहाँ पैदा ना हुआ हो और उसके फिर भी आप विन कर सकते हैं? उसने प्रूव किया, हाँ कर सकते हैं। तो जैसे बराक ओबामा जब इलेक्ट हुआ था तो किसी को लोगों को याद नहीं था कि काला बंदा यहाँ इलेक्ट हो सकता प्रेसिडेंट। सो इट वाज अ सी चेंज। तो जो ममदानी ने किया है, इट्स अ बिट ऑफ अ सी चेंज। जो बातें प्रॉमिस किया था उसकी आप फिक्र मत करें, उनमें से आधी बातें होंगी भी नहीं, जिक्र भी नहीं करेंगे आधी बातों का, आधी बातें हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ये बड़ा गैर मुतवक्के था कि वो इस तरह से मुंतखब हो गए हैं और पहला न्यूयॉर्क का मुस्लिम मेयर जो है वो मुंतखब हुआ सर, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो इनकी कैंपेन भी जो थी वो बड़ा भरपूर थी। हमने देखा कि किस तरह नौजवानों के साथ इन्होंने मोबिलाइज किया और फिर उसके बाद माइंड्स को ये चेंज करने में कामयाब हुए हैं, तो इस चीज़ का क्रेडिट तो इन्हें जाता है। बिल्कुल जाता है, और उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली उनके बता रहे थे, कोई 1 लाख वॉलंटियर्स उसके लिए काम कर रहे थे जी। तो उसने काफी एनर्जाइज किया है, उसने कैंपेन ऐसी बनाई है कि यंग लोगों को एंगेज किया है। उसने सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल किया इस तरह से कि बड़ा इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। सो देखें ना, ये नए तरीके जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अपने वोटर्स को टच करने के लिए, जो टर्न आउट था जो यंग वोटर्स का वाज द हाईएस्ट इन न्यूयॉर्क सिटी। तो आप कैसे कहते हैं 18 साल 19 साल 20 साल के लोगों को क्या काम छोड़ के जाके वोट करो? तो ही वाज एबल टू डू दैट। दैट्स वेरी क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर इलेक्शन। सो आई थिंक डेमोक्रेटिक पार्टी इज फाइंडिंग इट्स वॉइस। द वॉइस इज यंग पीपल व्हिच दे हैव बीन इग्नोरिंग। So hopefully this will create some momentum. That's the sea change I'm talking about. तो नईम साहब, आपको क्या लगता है ये आने वाले दिनों में माहौल में ढल जाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुखालफत भी बहुत ज़्यादा आई और उन्होंने बहुत एफर्ट की कि जो इनके ऑपोजिट में थे वो जीत पाएँ, लेकिन नहीं हो सका। एक पॉलिसी शिफ्ट आया, नौजवान नस्ल ने या अमेरिकन जो हैं वो अब चेंज चाहते हैं। तो हमने देखा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सियासत है वो थोड़ी सख्त है, और जैसे टैरिफ की बात कर लें, इमिग्रेंट्स के हवाले से बात कर लें, सारी सिचुएशन हमने देखी है, तलबा को गिरफ्तार करवाने के हवाले से हो, कोई भी पॉलिसी हो, और इनकी बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी। इस नैरेटिव के साथ सरवाइव करना और अपनी बात को मनवाएंगे, या फिर कोई चेंज आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ ढल जाएंगे? ये भी कुछ थोड़े से ढलेंगे, लेकिन आपकी एक बात इंपॉर्टेंट बात जो बात कर रही है उसमें एम्फसाइज किया जाए, जैसे कि जो पॉलिसीज हैं ये सिर्फ चल सकती हैं, इस आवाज से इलेक्ट हो सकता है न्यूयॉर्क में या बॉस्टन में या सैन फ्रांसिस्को में। अगर आप सेंट्रल ऑफ अमेरिका जाएं, मिड वेस्ट में जाएं, जो बातें कर रहा है ये बिल्कुल इलेक्टेबल नहीं हो सकता जी। सो दो अमेरिका हैं, जो रेड स्टेट्स हैं इन द सेंटर ऑफ द कंट्री, उसकी जो ममदानी की पॉलिसी विल नॉट फ्लाई एट ऑल। सो दिस इज ए सिग्नल बट इट्स नॉट ए प्रूफ कि उसकी पॉलिसी सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी जो इतना डाइवर्स है, बेशुमार इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, बहुत लोग एजुकेटेड हैं और ब्रॉड माइंडेड हैं, बॉस्टन भी ऐसा हो सकता है, सैन फ्रांसिस्को भी हो सकता है, हर जगह नहीं चलेगी, लेकिन ये सिग्नल दे रहा है। सिग्नल इज डायरेक्शनल। डायरेक्शन ये है कि यंग पर्सन विद करिश्मा who can speak to the language of the voters can win, even if it's not from this country, even if it's not born here, even if Donald Trump hates him. That's a signal. नईम साहब, आप सेंट्रल अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप रेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो यानी अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब बड़े अगर हम जाएं कैनवस पर तो जोरान ममदानी जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये वादे कर रहे हैं, फ्यूचर कोई बहुत ज़्यादा ताबनाक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो डेमोग्राफी है, वहाँ पर जो सोच है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जी, आपके पास सही है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हर स्टेट की अपनी पॉलिटिक्स है, हर स्टेट की अपनी लीनिंग है, कुछ राइट पे हैं, कुछ लेफ्ट पे हैं।
लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में जैसे उसने बताया ना, अब देखें इस तरह सेंट्रल मिड वेस्ट में भी लोग आएंगे डेमोक्रेट, बट दे विल हैव अ डिफरेंट मैसेज, नॉट सेम एज ममदानी, उनका अपना मैसेज होगा। लेकिन मैसेज यह है कि अगर मेरे पास माकूल है पॉलिसी जो कि मैं आर्टिकुलेट कर सकता हूँ, अपने वोटर को एनर्जाइज कर सकता हूँ, तो हम भी जीत सकते हैं। हम ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प इतना छा गया कि इंसान बैठ जाएं, सो जाएं, बस नाराज हो जाएं। एंगेज करो, वोटर्स को एंगेज करो, बातें करो, बातें करो उनसे रेजोनेट करती हैं। ये प्रूफ किया है ममदानी ने आज। बिल्कुल ये प्रूफ किया। नईम साहब इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा लास्टली कि सर आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं ये प्रो फलस्तीनी बयानिए की भी नैरेटिव की भी एक तरह से जीत है, क्योंकि अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर लोग निकले थे, स्टूडेंट्स निकले थे, एहतजाज किया था इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक में, और ममदानी का जो नैरेटिव है वो शुरू से ही सबको पता है कि वो फ़लस्तीन के हक में हमेशा बड़े स्पोकन रहे हैं, बड़े खुलकर बात करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी भी जीत है। बिल्कुल जीत है। उसकी वजह यह है कि जो नई जनरेशन है ना, पीपल जो 30 साल से यंग हैं, उनकी एटीट्यूड इसराइल के बारे में बहुत मुख्तलिफ है कि जो लोग 50 साल से बूढ़े हैं। तो इसने उनको ही स्पोक टू दोज पीपल, यंग पीपल जितना प्रोटेस्ट हुए थे यूनिवर्सिटियों में, जैसे ममदानी ने बातें की थी, वो इतने प्रो इजराइल नहीं है जितने उनके माँ बाप थे। तो देयर इज शिफ्ट हो रही है। जब ये लोग मुल्क को चलाना शुरू कर देंगे तो अमेरिका और इसराइल का जो ताल्लुकात मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा और बेहतर चेंज होगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम साहब आपके वक्त का, और यकीनन एक पॉलिसी शिफ्ट हम देख रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो यूथ है उन्होंने इन्हें सिलेक्ट किया है, और आने वाले दिनों में हम एक पॉलिसी शिफ्ट देखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत के बावजूद जी मैदान में आना और फिर सर्वाइव करना यकीनन मुश्किलात होंगी। और जैसे कि हम अगर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज देखें तो वो इमिग्रेंट्स के लिए हवाले से थोड़ी सख्त हैं। फिर टेरिफ की बात कर रहे हैं, बयानात सुन रहे हैं, वो कहते थे कि ममदानी मुंतखब हुआ तो मैं जो फंड्स हैं वो कम कर दूंगा, उसमें कटौती कर दूंगा। लेकिन आप देखें रिजॉल्व देखें आप न्यूयॉर्क के लोगों का, आवाम का, कि वो किस तरह, खास तौर पर यूथ का, कि वो ममदानी के साथ खड़े रहे और आज उन्होंने उन्हें मुंतखब करा दिया। खैर ये बड़ी अच्छी तब्दीली है, बड़ी खुशाइन तब्दीली है, और आज की दुनिया में वैसे ही बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। और इन बदलती हुई आलमी सफबंदियों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मकाम रखता है। इसी तनाजुर में दो बड़ी अहम सिफारती और सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स हमारे सामने, और दोनों का ताल्लुक हमारे खित्ते और कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है। पहली पेशरफ्त गजा के हवाले से है। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में एक बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। ये फोर्स कम से कम 2 साल के लिए वहाँ पर तैनात की जाएगी, और इसमें पाकिस्तान की मुमकिना शमूलियत का मामला भी ज़ेर बहस है। और असल सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान को अपनी फ़ौज इस मिशन का हिस्सा बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस फोर्स का मैंडेट सिर्फ हिफाजती नहीं बल्कि अमन का नफाज भी है, और इसको गजा में अस्करी ढांचे की तहलील और गैर रियासती मज़ाहमती गिरोहों के हथियार जब्त करने का इख्तियार भी होगा। यानी बराह रास्त हमास को गैर मुसल्लह करने का मामला दरपेश है, और यही वो नुक्ता है जिस पर मुस्लिम दुनिया तकसीम है। फ़लस्तीनी खुद भी इस मामले पर काफ़ी हसास हैं। और दूसरी जो अहम पेशरफ्त है वो हमारे अपनी सरहदी हालात हैं। मुमकिना तौर पर कल पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का एक नया दौर होने जा रहा है, और इसमें हमें देखना होगा कि क्या अफ़गान तालिबान TTP और जो BLA के ख़िलाफ़ तहरीरी तौर पर कार्रवाइयाँ हैं वो यकीन दहानी होगी या नहीं होगी, या क्या दोनों ममालिक के दरमियान जो कायम सीज़ फायर लाइन है वो बरकरार रह सकेगी, और क्या सरहदी कशीदगी में कमी की जो बातचीत हो रही है वो मुमकिन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। इसी पर बात कर लेते हैं। तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग जाहिद साहब एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर इस तमाम तर सिनेरियो को अगर आप देखें तो ये जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, सबसे पहले हम आपका इन पर कमेंट चाहेंगे कि आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं। जी उज़ैर, थैंक यू वेरी मच एंड माम, गुड मॉर्निंग। देखिए दोनों जो मामलात हैं, मैं अगर ये कहूँ कि ये बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन है या जो क्रिटिकल नहीं है या इसमें कम्प्लेक्सिटीज नहीं है, ये गलत होगा जी। दोनों मामलात में एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म है। तो पहले अगर हम फलस्तीन की बात करें, जो फोर्स वहाँ पर जानी है, एक तरीका तो ये है जी कि हम इसको अपनी इफ्स एंड बट्स या कंडीशन रखना शुरू करें और उसके बाद कोई मामलात को हम आगे लेकर जाएं। और अगर हम रियलिस्टिकली देखें उज़ैर मलिक साहब, तो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फलस्तीन के लोग
जी। हम हर झगड़े को एक जमीन का झगड़ा बना लेते हैं, एक कुत्ते का झगड़ा बना लेते हैं, एक इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड रीजनल पॉलिटिक्स का नजर कर देते हैं। मिसिंग पीस हो जाते हैं पीपल। अब फलस्तीन के पूरे मामले को देखें तो वहां के लोग गायब हैं, उनकी कोई बातचीत नहीं कर रहा। हमास की भी बात हो रही है, ईरान की भी बात हो रही है, और अमेरिका की भी बात हो रही है, इजराइल की भी बात होती है, लिक्विड पार्टी की भी बात होती है, पॉलिटिक्स, इजराइल की पॉलिटिक्स के ऊपर इतना बड़ा जंग हो रही है, लेकिन पीपल ऑफ पैलेस्टाइन आर मिसिंग। पाकिस्तान फलस्तीन के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा डायरेक्ट कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है इजराइल के साथ कि हम एक 2 स्टेट सोल्यूशन अगर एक्सेप्टेबल है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इस जेनोसाइडल एप्लीकेशन के बाद एक एक लम्हा आप देखें ना, रोजाना हजारों की तादाद में बच्चे मारे जा रहे थे, औरतें मारे जा रही। जिंदगी को हमें शर्म आती है कि हम इस दुनिया में जिंदा रह रहे हैं जिसमें एक इंसानियत की इतनी तौहीन हो रही है। अच्छा, जब ये चीजें आती है तो प्रायोरिटी 1 में आता है कि इंसानियत का ये कत्ल रोका जाए। जी। और देखिए, हम पाकिस्तान जो है कब से एक स्टांस लेकर बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने एक मौका दिया है। मैं इसको जाती तौर पर मौका देता हूँ कि किसी न किसी तरीके से प्रूडेंट वे से आप अपना एक रोल अदा करें। दैट रोल इज नाउ देयर। यहाँ पे बहुत क्रिटिक होगी कि हम हमास को कैसे डिसआर्मामेंट के बारे में कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, एक फ्रेमवर्क के नीचे अगर लेट्स से हम डिप्लॉय होते हैं एंड वी आर पार्ट ऑफ इट, मैं तो जाती तौर पे वी शुड बी पार्ट ऑफ इट। अल्लाह ने मौका दिया हमें कि हम प्रैक्टिकली वहां पर मस्जिद अक्सा की हिफाजत या कह लें कि इंसानियत की हिफाजत के लिए अगर हम मामूर होते हैं और उसमें हम कोई पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। और ऐसी नॉन स्टेट एक्टर्स, हम खुद भी विक्टिम्स हैं जी नॉन स्टेट एक्टर्स का, उनको, और एक इजराइल का एक वो कहते हैं बदबस हाथी वाला जो एटीट्यूड है, अगर उसको हम किसी तरीके से रोक सकते हैं तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। यकीनन इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर साहब जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब गजा जंग जारी थी, तो हर कोई यही देख रहा था कि मुस्लिम कंट्रीज़ का क्या रोल रहेगा। खातिर का कोई किरदार रहा नहीं, लेकिन उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान बहुत रेलिवेंट हुआ, पाकिस्तान को बहुत अहमियत मिली, पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा करने की कोशिश भी बहुत की, और स्टिल अगर फोर्स की बात हो रही है वहाँ जाएगी। उसके बावजूद भी इस सारी सूरत हाल के बाद इसराइल उस तरह से कंट्रोल हो पाएगा, या अमेरिका का कितना रोल रहेगा, और पाकिस्तान पर फिर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए मैम, इसमें 3-4 फैक्टर है। मैंने पहले कहा है कि ये कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म है। ये मैं कहूँ कि क्योंकि इसराइल का देखें, इसराइल ये जो हेजमोनिक स्टेट्स होती है ना जी, जिनके हेजमोनिक डिजाइन होते हैं, और वहाँ की अगर सियासत और रेडिकलाइज्ड थॉट ये भी मिल जाए तो इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस फिनोमेना जी। इट इज नॉट एन इजी फिनोमेना। और अगर वो हेजमोनिक डिजाइन वहाँ पर मौजूद है तो इसराइल उसको परसू करता है, तो इट इज अ सीरियस सिचुएशन। बट हैविंग सेड दैट, देखिए ना, आप फिर या तो इलाके और ये चीजें और ये अपनी पॉलिटिक्स हवाले कर दे। अच्छा, पाकिस्तान क्यों रेलेवेंट हुआ जो अभी आपने बात की? एक तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 फैक्टर्स है। पाकिस्तान परफॉर्मिंग पाकिस्तान के बाद और प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी जो होती है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बना जरूर है जी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल अमेरिकन पॉलिसी है, क्योंकि अमेरिका की जो डीप स्टेट या नॉन कह लेना डीप स्टेट की जो पॉलिसी है, या जूइश लॉबी जो है वहाँ की, जो बहुत इफेक्टिव है, उनके इजराइल के साथ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक रिलेशनशिप है। और प्रेसिडेंट ट्रंप वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिनकी प्रेसिडेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम जो ट्रेडिशनल जो अमेरिकन प्रेसिडेंसियां नहीं है। तो ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान रेलेवेंट हुआ है। और पाकिस्तान का जो परफॉर्मिंग पाकिस्तान निकला है बुनियादुल मखसूस के बाद, ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने पाकिस्तान को एक अलग ही मकाम पर ले आया जी। इट इज अ डिफरेंट लेवल टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वहां से अब ऑपरेट हो रहा है जी पाकिस्तान, वहां से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मीनिंगफुल हो रहे हैं। फिर अरब वर्ल्ड में देखें, अरब वर्ल्ड के अलावा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया और पाकिस्तान प्रोमिनेंट आगे आया है। फिर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, तुर्किया के है, अजरबैजान के साथ है, अरब वर्ल्ड के साथ है। तो पाकिस्तान एक ब्रिज की हैसियत से, एक नेचुरल स्टेबलाइजर की हैसियत से सामने आया। अब ये हम पे डिपेंड करता है, ये एक अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको हम प्रूडेंटली, हम ये तो नहीं होगा कि पाकिस्तान कल एक हमास के खिलाफ या एक क्वेश्चन कैन नॉट अराइज कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के इंटरेस्ट और इंसानियत के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई कोलैबोरेशन करेगा। हमारा इजराइल के साथ इतना इस तरह का इंटरेस्ट, सिर्फ यही हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे उनके साथ हालात बेहतर हो। देखिए, हम विक्टिम भी हुए हैं इजराइल के खिलाफ, जो हमारा एक इम्प्रेशन बना दिया गया, या जो एक
एक इंडिया ने खासतौर पे ये रोल अदा किया कि जैसे हम एंटी इजराइल कोई डिजाइन लेकर फिर हम एंटी इजराइल नहीं, हम प्रो इंसानियत और प्रो मुस्लिम डिजाइन है हमारा। तो हमारा फलस्तीन के लोगों के साथ है, पीपल ऑफ पैलेस्टाइन आर हैप्पी कि जी हम एक 2 स्टेट सोल्यूशन इज गुड विद अस, तो हम भी खुश हैं उसके साथ, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम कोट करते हैं ना पास्ट की एग्जांपल, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, कायदे आज़म और उनकी जो एग्जांपल, तो वो उस वक्त एक एनवायरनमेंट थी जिसमें इजराइल जन्म ले रहा था। अभी कुछ रियलिटीज भी हैं जी ग्राउंड के ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वन हैज टू लुक फॉर अ बेटर ऑप्शन। उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं ना, आप 100% अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स की अमेरिका जैसा मुल्क भी नहीं कर सकता। 20 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ी है जी उन्होंने, उसके बाद शिकस्त लेकर चले गए। तो क्या अभी कहे कि जी अमेरिका जो है वो यकीनन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जाहिद साहब आपने, और हम इंसानियत के साथ हैं। जहाँ जहाँ इंसानियत को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान जी खिदमत के लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया मेजर जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का और जो सूरत हाल है जी, फोर्सेस पाकिस्तान से जाने का कहा जा रहा है, और उसके बाद हम सूरत हाल देखेंगे कि क्या बन सकती है और इसके असरात क्या हो सकते हैं दुनिया पर। फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैक नाजरीन, देही इलाकों में ज़मीन की मुश्तरका मिल्कियत हमेशा से झगड़ों, मुकदमात और देखा जाए तो मौशी रुकावटों की बड़ी वजह रही है। विरासती ज़मीन हो या ख़ानदानी जायदाद, अक्सर किसान अपनी ही ज़मीन के मालिक होने के बावजूद बेबस दिखाई देते हैं। ना वो कर्ज ले सकते हैं, ना ज़मीन को बेच सकते हैं, ना ही उस पर सरमायाकारी कर सकते हैं। और ऐसे में हुकूमत पंजाब का पल्स प्रोजेक्ट है क्या? ये मंसूबा ज़मीन की तकसीम और रिकॉर्डिंग का अमल कैसे आसान बनाता है, और क्या अब हर शरीक मालिक को अपनी ज़मीन पर वाज़ेह और मुकम्मल हक मिल सकेगा? इन्हीं अहम सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं लीगल स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट वक्कार मुश्ताक तूर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पल्स प्रोजेक्ट है क्या और इसका बुनियादी मकसद क्या है? ये पल्स प्रोजेक्ट है पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स एनहांसमेंट प्रोजेक्ट। बुनियादी तौर पर 2006 में वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। उसने जो ज़राई ज़मीन थी उसको 80 to 85% उसको डिजिटाइज़ कर दिया। हमारा जो रजिस्टर हक़दारान ज़मीन था हमने उसको डिजिटाइज़ कर दिया, और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी बनी 2017 में। अब इस प्रोजेक्ट के तहत हम एक यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें हम नक्शा-जात को भी डिजिटल कर रहे हैं, और सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू हम नक्शा-जात को ज़मीन की मलकियत के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा। उसको हम डिजिटल कैडेस्टर कहते होते हैं। जब आपका नक्शा जो है डिजिटल नक्शे पे लैंड रिकॉर्ड्स जुड़ जाए तो उसको हम डिजिटल कैडेस्टर कहते हैं। और डिजिटल कैडेस्टर बनाने के लिए हम पंजाब में हमने एक मास लेवल पार्टीशनिंग एक्टिविटी शुरू की है कि पूरे पंजाब में ज़मीनों की तकसीम हो। हमारे यहाँ मसला जिस तरह आपने भी बताया कि मुश्तरका मलकियत का है। लोग एक मुश्तरका खाते के अंदर मालिक हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि असल मेरा ज़मीन का टुकड़ा कौन सा है। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम तकसीम का अमल कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सारी फ़ीस जो है वो वेव ऑफ कर दी है लोगों की आसानी के लिए, और उसके साथ ही हम एक यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। मतलब कि जिस भी कैटेगरी की ज़मीन होगी, वो एग्रीकल्चर होगी, कमर्शियल होगी, रेजिडेंशियल होगी, इंडस्ट्रियल होगी, उसकी ट्रांसफ़र का एक ही तरीक़ेकार होगा। जी। तो अच्छा, किसानों को ख़ास तौर पर, क्योंकि हम देही ज़मीन की बात कर रहे हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होगा इसमें? किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये होगा कि जब ये रिकॉर्ड मुरतब होना शुरू हुए हमारे बरसगीर पाक हिंद में, तो इन रिकॉर्ड्स को मुरतब करने का मकसद था लैंड रेवेन्यू जनरेट करना, और इसीलिए खाते बनाए गए थे। अब मुश्तरका खाते में एक ज़मीन के एक बहुत बड़े टुकड़े में कुछ 100-200 मालिक है, सही, और वो अपने हिस्से के मुताबिक मालिक है। किसी को नहीं पता कि मेरा एग्जैक्ट ज़मीन में शेयर कौन सा है। तो इन लैंड रिकॉर्ड्स को बेहतर तरीके से कीप करने के लिए, और इसी वजह से लोग एक दूसरे की अराजी में इंक्रोच करते हैं, कब्जे होते हैं, लोगों के राइट्स डिस्टर्ब होते हैं। तो इसको चैनलाइज करने के लिए और लैंड रिकॉर्ड्स को एग्जैक्ट ज़मीन के टुकड़े पर जिसका है उसकी मलकियत को साबित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमें तकसीम का अमल करना पड़ता है। और उसके लिए हमने पूरे पंजाब में एक मास लेवल पार्टीशनिंग एक्टिविटी शुरू की है, और उसमें हम बहुत सारी कानूनी इस्लाहात भी लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों को इसमें आसानी। अच्छा, ज़मीन तो हमेशा से जो है ना वो झगड़े का बायस रही है, इब्तिदा सही, बाकी जो दो चीज़ें उनका मैं जिक्र नहीं करता यहाँ पे। तो ये मुझे बताइएगा कि क्या चैलेंजेस आपको दरपेश रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं से आई होगी।
जी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शुरू में आई, उसमें कुछ मुआवजात जो थे वो शहरी थे और उनकी तरफ से हमें रेवेन्यू अमले की तरफ से रिकॉर्ड देने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन बहरहाल वो कंप्यूटराइज हो गया है। कोई नंबरदार भी उठ के आ जाते हैं, कोई इधर से वो भी आ जाता है। नहीं, नंबरदार का इतना मसला नहीं है, लेकिन जो पुराने सिस्टम को जब आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं ना, तो सिस्टम के अंदर से थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हम जो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हम किसानों को जो लैंड राइट्स होल्डर्स हैं, खास तौर पे खवातीन हैं, अब खवातीन को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता हमारे यहाँ, हम उसको कानून के जरिए इन्फोर्स कराने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, जो एक छोटा जिम्मेदार है, एक बड़ा और ताकतवर शख्स जो है वो मुश्तरका खाते के चक्कर में अच्छी जमीन पर काबिज हो जाता है और वो फिर उस तरह से उसकी पैदावार भी नहीं ले सकता। साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि इससे बहुत फ़ायदा भी होगा आवाम को। ख़वातीन की आप बात करें और यकीनन ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि ख़वातीन के हुकूक ज़्यादा इस मामले में हम देखते हैं सल्ब किए जाते हैं, उनको उनकी ज़मीन नहीं दी जाती। इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और कितनी अवेयरनेस है कि ख़वातीन को आइडिया भी हो कि उनकी ये ज़मीन यहाँ ये टुकड़ा है और उसको मिलेगा? असल में एक बात तो तस्लीम शुदा हकीकत है कि दही इकॉनमी में ख़वातीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जुल्म ये होता है कि ख़वातीन को उनका ड्यू शेयर नहीं दिया जाता। हालांकि हमारे कानून में भी, हमारे मज़हब में भी इसकी प्रॉपर जो है मौजूद है ख़वातीन के राइट्स के वजह से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ को कवर करता है। अच्छा, अब इसके लिए कानून के अंदर 2011-12 में एक तरमीम की गई, एक प्रोविज़न डाली गई विच इज़ 135A ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट, कि जैसे ही तकसीम का वरासती इंतकाल होगा, ख़वातीन को ज़्यादा वरासती ही ज़मीन ज़ाहिर आती है, तो वरासती इंतकाल जैसे ही होगा तो साथ ही ज़मीन की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। जहाँ पर तो ये अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर साल साल ये लटका रहता है मामला और ज़मीन मुश्तरका खाते में वो रहती है। लेकिन अब ये है कि हम इस मास लेवल पार्टीशनिंग एक्टिविटी में इसको हम बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट कर रहे हैं कि ख़वातीन आगे आएँ और उनकी जितनी भी ज़मीन है वो उसमें जैसे ही विरासत हो साथ ही उसको तकसीम का अमल मुकम्मल। अच्छा वकार साहब, अगर किसी ने अपनी ज़मीन की दस्तावेज़ात या तफसीलात देखनी हो तो उसका तरीक़ाकार क्या है, कितना ट्रांसपेरेंट है? ज़मीन की अगर हम दही ज़मीन की बात करें तो वो तो हमारी पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी की जो ऐप है ऑनलाइन, आप किसी भी वक्त अपनी तफसीलात दे के ज़मीन की फ़र्द हम उसको बोलते हैं, विच इज़ एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड, वो आप किसी भी वक्त वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारा ऑनलाइन है। साथ ही हमने 1947 से लेकर अब तक जो रजिस्ट्रियाँ होती थी, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनको भी हमने कोई 92-94% जो हमें रिकॉर्ड रूम्स में दस्तियाब मिली, उन सारों को हमने स्कैन कर लिया है। सही। तो अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भी और अब हमारा जो लैंड रिकॉर्ड्स है, हम उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है कोई भी शख्स और उसको ऑनलाइन उसकी कॉपी को डाउनलोड कर सकता है। सही। वकार साहब, जिस तरह से आपने ये सिनेरियो पूरा बताया है और रिकॉर्ड भी रहेगा, ये डेटा कलेक्ट करने में क्या दुश्वारी रही और टेक्नोलॉजी का कितना इसमें बड़ा रोल रहा है, और दूसरा ये कि ये देही इलाकों तक ही महदूद है या शहरी जो इलाके हैं वहाँ भी लोग जो हैं फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, जहाँ तक तो डेटा कलेक्ट करने की बात है, तो जहाँ तक लैंड रिकॉर्ड्स की बात है, वो तो डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। हमारे पास पर सरकार की सूरत में जो हमारा जमाबंदी है वो सरकार के पास कलेक्टर्स ऑफिस में मौजूद होती है, तो उसको स्कैनिंग और डाटा एंट्री का काम किया गया और वही जो हमारा फॉर्मेट है जमाबंदी का, उसको कंप्यूटराइज किया गया। अब अगले मरहले में हम एक चूंकि यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं और आपने शहरी इलाकों का जिक्र किया, तो हम एक यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, हम हर तरह की प्रॉपर्टीज को वो डील करेगा। और उसके लिए हमने, ताकि ये जो एम्बिग्विटी है ना लोगों में कि मैंने मेरी एलडीए में प्लॉट है तो किस तरह ट्रांसफर होगा, मेरी जमीन है काने में तो वो किस तरह ट्रांसफर होगी, तो एक ही यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होगा। उस पर हम काफ़ी हद तक नेक्स्ट जनरेशन एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस पर वर्किंग कर चुके हैं। और साथ ही अभी हम एक हाउसिंग सोसाइटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं। हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जिस तरह लाहौर में एलडीए है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिस तरह काफ़ी सारी लाहौर में भी हैं, पूरे पंजाब में, उनको हम सिस्टम के ऊपर ला चुके हैं। अब हम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी सिस्टम के ऊपर लाएंगे ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमने एक डिजिटल कैडेस्टर बनाना है पूरे पंजाब का और लैंड से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस एक ही मरबूत निज़ाम के तहत। अच्छा वकार साहब, पटवार खाने की जो मुश्किलात हैं जिसने झेली हैं वो उसी को ही पता है, वो अगर कोई देख रहा है तो वो ज़्यादा रिलेट कर सकता है, उनमें से ज़्यादातर ने ये किया होगा। ये वाला सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है? लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले से कितनी तब्दीली आई है, कितना शिफ्ट हुआ है पैराडाइम, और अब यहाँ पर क्या तरीक़ेकार है? वो मसले जो लोगों को पहले वहाँ पर फेस करने पड़ते थे पटवारियों के हाथों, तहसीलदारों के हाथों, वो अब यहाँ पे उन्हें फेस नहीं करने पड़ते हैं।
देखिए किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है? मैं आपको अर्ज करते चलूँ, जो मैनुअल रिकॉर्ड है उसमें अपनी मुश्किलात थी। पहले तो पटवारी का एक आम आदमी जब जाता है फ़र्ज लेने तो उसको ये नहीं पता होता कि पटवारी से मैं मिलूँ कहाँ। फिर उसके बाद पटवारी उसको मिलता नहीं था, फिर पटवारी का मुंशी होता था। तो पहला तो हमने टारगेट ये अचीव कर लिया कि आपका रिकॉर्ड सारा कंप्यूटराइज्ड है, कोई आपके रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और अब जब राजी रिकॉर्ड सेंटर्स बने तो उसमें ये हुआ कि वो 9 बजे ऑफिस खुल जाता है, 9 से 5 बजे ओपन है, यू कैन वॉक इन और यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। साथ ही फिर अब ये हुआ है कि हमने वो जो हमारा सिस्टम है उसकी एक्सेस हमने नए कंप्यूटर लिटरेट पटवारी भर्ती करके उनको भी एक्सेस दी है, उनको हम देही मरकज़ माल कहते हैं। और अब आगे जैसे ही जिस तरह मैंने अर्ज किया कि यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो जी फिर आप एक तो बहुत सारी सहूलतें ऑनलाइन मैसर होंगी, और दूसरा आप जिस तरह LDA है तो इनके प्रोसेसेस भी, या कोई भी LDA का नाम बार बार इसलिए कि चूंकि गवर्नमेंट एंटिटी है तो उनके प्रोसेसेस भी एक यूनिफाइड प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। पीछे डेटा सर्वर जो है वो एक होगा। एक होगा, सही, यानी कि सारा डिजिटलाइज हो जाएगा और 1 क्लिक पर ही आप अपनी चीजों का डेटा का आइडिया ले सकते हैं। देखिए ना, टेक्नोलॉजी ने बहुत सी चीज़ों को आसान कर दिया। अब जो वेरिफिकेशन है वो नादरा के सिस्टम के थ्रू हो जाती है, और वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए ट्रांसफर होने में, अगर सिस्टम पे डेटा आपका रिलायबल है तो इस सिस्टम के थ्रू सारे जो इदारे हैं ये लिंक्ड हैं आपस में। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया वकार साहब आपके वक्त का। तो नाजरीन, बिल्कुल अब जो निज़ाम है डिजिटल होने की तरफ जा रहा है और हो भी रहा है, और टेक्नोलॉजी से तो पूरी दुनिया इस्तेफादा कर रही है। चले हम ताख़ीर से सही लेकिन कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है और बिल्कुल इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। आज के बच्चों का बचपन अब बाहर खेलने, दौड़ने और देखा जाए तो सेहतमंद खाने से नहीं बल्कि मोबाइल, टीवी और जंक फूड से जुड़ा हुआ है। चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे स्नैक्स ने उनकी प्लेटों से ग़िज़ाइयत छीन ली है, जिसके नतीजे में बढ़ता हुआ मोटापा, कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम और अब तो चाइल्ड डायबिटीज़ जैसे संगीन मसाइल भी सामने आ रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि गैर मुतवाज़न ग़िज़ा है, मुसलसल बैठे रहने की आदत है, और ये जो सारी सूरत हाल होती है फिर बीमारियां लेकर आती है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ जंक फूड मोटापे का बाइस बनता है, या जिस्मानी सरगर्मी की कमी भी इतनी ही ख़तरनाक है जितनी अगर हम कोई जंक फूड खा रहे हैं और ग़िज़ा हमारी ठीक नहीं है। और चाइल्ड डायबिटीज़ देख रहे हैं वो क्यों बढ़ रही है, क्या वजूहात हैं, इन सारे सवालात का जो जवाब है वो जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहसिन हसन साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइए कि बच्चों में मोटापे की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि जंक फूड तो बच्चे खाते ही हैं, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं इस तरह की गोलियां टाफियां बचपन से बच्चे खाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डायबिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसकी क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के लिए मुझे जो है मदऊ किया। देखें, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि जंक फूड बढ़ रहा है और बच्चों में जो है डायबिटीज़ की जो सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा केसेस अब रिपोर्ट होने लगे हैं। देखें, इसकी वजह यह है कि जंक फूड तो पहले से था और लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप जिस तरह फास्ट फूड्स की चेन्स देख रहे हैं और जिस तरह आप देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा अब घरों का खाना छोड़ के अब ज़्यादातर मुतवज्जो हो गए हैं वो जंक फूड की तरफ। और दूसरा ये कि जब ये मोबाइल आ गया है, प्ले स्टेशंस आ गए हैं, इंडोर गेम्स आ गए हैं, तो वो आउटडोर एक्टिविटी भी ख़त्म हो गई है। तो जंक फूड और प्लस उसके साथ जो है वो इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़, खेलना कूदना, वर्जिश करना, एक्सरसाइजेस करना, फिज़िकल जो गेम्स हम खेलते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह, वो तो बिल्कुल नापैद हो गए। तो यही सारी वजूहात बन रही हैं कि मोटापा भी हो रहा है बच्चों में, और उसके साथ क्योंकि मोटापा खुद एक बीमारी है तो उसके साथ मज़ीद बीमारियां भी जन्म दे रही हैं, जिनमें सर फहरिस्त जो अब आ रही है वो डायबिटीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो क्या खुराक का ही मसला है या फिर और भी कोई बहुत सारी ऐसी आदत हैं आजकल के बच्चों के अंदर जो पेनिट्रेट कर चुकी हैं, उसकी वजह से भी जो ओबेसिटी है बच्चों के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो खाने पीना तो होता ही है, ये मल्टी फैक्टोरियल अब चीज़ें आ गई हैं। अब बच्चे जो हैं वो बैठे रहते हैं तो प्लस ये कि इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, प्ले स्टेशंस खेल रहे हैं, मोबाइल पे कोई कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं,
और उसके साथ क्या होता है, एक तो फिजिकल एक्टिविटी वैसे खत्म होगी कि वो घरों में बैठे हुए, दूसरी वजह ये हो गई कि वो जब खाना खाते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल वगैरह दे देते हैं कि बच्चे चलो खाना खा रहे हैं, लेकिन उससे उन बच्चों को पता नहीं चलता कि वो कितना खाना खा रहे हैं, वो ओवर ईटिंग कर जाते हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं। ऐसे ही है। और जितने भी आप ये देखें कि फिजी ड्रिंक्स हैं वो अब इतने ज्यादा तादाद में हो गए हैं, शुगरी ड्रिंक्स हो गए हैं कि बच्चों को पता ही नहीं होता, एक एक दो दो वो पीते चले जाते हैं, वो गेम खेल रहे होते हैं और वो ओवर ईटिंग भी हो रही होती। लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि एक तरफ मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, एक्टिविटी नहीं होती है, और वो मोबाइल देखते देखते जब जंक फूड खाते हैं तो बैठे रहते हैं, कोई वर्जिश भी नहीं है, तो मोटापा भी आता है, मोटापा आता है उस सूरत में शुगर भी होती है। तो वालिदैन को बच्चों में शुगर की इब्तदाई अलामात कैसे पहचाननी चाहिए, कैसे पता चल सकता है कि ये बच्चा जो है अब शुगर पेशेंट है? देखें, जो इब्तदाई अलामात होती है ना वो होती हैं कि आप बच्चा बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है और बहुत ज़्यादा उसे पेशाब आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले महीने 2 केसेस देखे, वो इस तरह रिपोर्ट हुए कि पेरेंट्स आए कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा गिर रहा है, कपड़े बहुत ज़्यादा जो है वो लूज होते चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे का वज़न गिर रहा है। तो जब शुगर की यानी उसके अंदर वो अलामात नहीं आई कि वो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा था, बहुत ज़्यादा पेशाब कर रहा था, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा था, उसमें सिर्फ एक ही अलामत थी कि उसका वज़न गिरता जा रहा था और बच्चा सेहत नहीं पकड़ रहा था। तो पेरेंट्स को ये कंसर्न था कि बच्चा सेहतमंद नहीं हो रहा, खा पी सही रहा है, नॉर्मल खा रहा है, लेकिन वज़न गिर रहा है और कपड़े इसके जो है वो ढीले होते जा रहे हैं। तो जब इस तरह की जो अलामत के साथ वो आए और जब हमने अपने क्लिनिक में उसकी शुगर की तो तकरीबन 300 350 थी। तो इस तरह बाज़ दफ़ा शुगर रिपोर्ट हो रही है कि बाज़ दफ़ा जो आपके टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो भी नहीं आते। तो सिर्फ वज़न की कमी, ये मैं 2 केसेस पिछली दफ़ा बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जो आप अगर देखना चाहें पेरेंट्स के लिए वो ये कि बच्चा अगर वज़न गिर रहा है उसका, बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है और उसे पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फ़ौरन अपने जो भी मुआलिज जिसको आप दिखाते हैं उसको एक दफ़ा बच्चे को जाके उसका इब्तदाई मुआयना करवा लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों का इतनी अर्ली एज के अंदर डायबिटिक हो जाना ये बड़ा एक तशवीशनाक है। अब बताइएगा ज़रा, इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये बीमारी जेनेटिकली विरासती होती है या फिर खुराक को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि किस तरह का फूड जो है बच्चे इनटेक कर रहे हैं, कोई एनवायरनमेंट का भी, माहौल का भी असर होता है? देखिए, जो डायबिटीज आ रही है ना, ये इसमें जेनेटिक प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स और आपका लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें मिलकर डायबिटीज को आगे लेके चलती हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पास जेनेटिक मौजूद हो, लेकिन अगर आप अपना एनवायरमेंटल कंट्रोल कर लेते हैं, आपकी जितने एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल कर लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज रेगुलर रखते हैं, अपना जो खुराक को बैलेंस मुतवाजन रखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हो और आपको डायबिटीज़ हो जाए। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जेनेटिकली भी होती है ये, और इसमें सारे फैक्टर्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं और डायबिटीज इस तरह बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने डॉक्टर साहब कि जेनेटिकली भी होती हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि हम अक्सर वालिदैन को देखते हैं कि वो इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, बच्चा मोटा है और उसको बड़े शौक से खिलाते भी हैं और बड़ा खुश भी हो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत हेल्दी है, हम तो खुराक ही बहुत अच्छी रखते हैं, बहुत खिलाते हैं। तो वो जो मिसकंसेप्शन है वालिदैन में, ये भी ज़्यादा वजह है कि बच्चे जो है मोटापे का शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो तो वालिदैन की है जी। अब अच्छा खाना ये नहीं है कि रोज़ाना फास्ट फूड खाया जाए, रोज़ाना जंक फूड खाया जाए। अच्छा खाना ये है जो घर का खाना होता है, जिसमें रोटी हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, मीट हो गया, और घर की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होती हैं। लेकिन पेरेंट्स ये समझते हैं कि शायद जंक फूड वो रोज़ाना जा रहे हैं, बड़ा अच्छा खिला रहे हैं, फास्ट फूड चेन्स में जा रहे हैं, तो ये खुराक बहुत अच्छी है, जबकि वो खुराक अच्छी नहीं होती, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि देखें, जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ियस खाना खाते हैं, फैटी मील्स लेते हैं, तो उसका आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर होता है। और बच्चा शुरू में तो जब आप लेते हैं तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप फैटी और ये जंक फूड खाते हैं तो वो जो हार्मोन्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, ब्रेन भी, आपके न्यूरॉन्स भी डैमेज हो जाते हैं, बच्चा स्लो हो जाता है। फिर इसके साथ साथ जाहिर बात है फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, तो उससे सारी चीज़ें जन्म लेती हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चा मोटा होता है, फिर सांस फूलती है, वो फिर मजीद उसका दिल नहीं चलता खेलने को, वो घर में ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है, बाहर नहीं जाना चाहता। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक बच्चा ओबेसिटी भी उसको हो जाए और उसके साथ फिर मजीद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जरा कुछ 3 ऐसे फूड बता दें जो कि बहुत ज़्यादा जो हैं वो पेरेंट्स खिला भी रहे हैं शौक से बच्चों को। जंक फूड की तो हमने बात की, लेकिन स्पेसिफिकली जो आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है
कि वो 3 खाने ऐसे जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स खिला रहे हैं जिससे बच्चे फरबा तो हो रहे हैं, मतलब मोटे तो हो रहे हैं लेकिन वो सेहतमंद नहीं हो रहे, हेल्दी नहीं हो रहे, और 3 ऐसे कुछ खाने बता दें बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, जिससे बच्चे इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग होंगे और सिर्फ उन्हें ज़ाहिरी तौर पर फ़ायदा ना हो बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पर उसका फ़ायदा हो सके। देखें, जो जंक है ना उसमें तो ये बर्गर्स हो गए, पिज्ज़ाज हो गए, फिजी ड्रिंक्स हो गए, और आपके बाहर के और फैटी मील्स हो गए, लजानिया वगैरह हो गए। और जो घर का हम जो प्रेफर करते हैं वो ये कहते हैं कि आप रोटी खाएं, अपना चिकन मटन वगैरह लें, और दूसरा ये कि फ़िश आप ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं अपने नाश्ते वगैरह में। तो ये सारे जो घर के पुराने खाने थे, जैसे हमने भी अपने बचपन में सारे उस वक्त फास्ट फूड चेंज इस तरह इतना नहीं हुआ करती थी, तो घर के खानों पे ज्यादा फोकस करें जो घर में खाना बनता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि बहुत से पेरेंट्स ये समझते हैं कि बर्गर पेटी बाहर से ले आएं और बन बाहर से ले आएं और घर में बना लें तो ये जंक नहीं है, भाई वो भी तो जंक है, क्योंकि पेटी भी तो बाहर से लाए हुए हैं और बन भी तो आप बाहर से लाए हुए। तो ये सारी चीजें अब हमें जो है, और इसमें बहुत ज़्यादा देखें, अभी हम सब का किरदार है, सिर्फ पेरेंट्स को हम नहीं कह सकते। इसमें जो मालिज हैं, जब भी वो रूटीन ली जाएं चेकअप के लिए, तो वो भी उनको एजुकेट करें। एज ए माशरा में सबको एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी माशरा होगा तो कौम भी हमारी हेल्दी होगी। यानी कि डॉक्टर साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से अब एक जो बड़े लोग हैं, हम नौजवान नस्ल है, वो अपनी डाइट का ख्याल रखती है, एक्सरसाइज करती है, उसी तरह बच्चों को भी अब यही चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जंक फूड आ चुका है, हर कोई खा रहा है, बच्चे खा रहे हैं, और अगर इब्तदाई सूरत हाल हम देखें, उम्र में देखें, इस तरह की बीमारियां लग जाती हैं, तो फिर बड़े होते तक उनकी फिर क्या सूरत हाल होगी? देखें, बात यह है कि जैसे आपने कहा नौजवान अपना ख्याल रख रहे हैं, तो बच्चों का भी हमने ख्याल रखना है। अगर बच्चे में आप ये देखें कि बचपन में ही अगर डायबिटीज उसको हो गई, बचपन में ही उसको हार्ट डिजीज हो गई, उसका फैटी लिवर हो गया, तो वो आगे जाके, या उसके घुटने खराब हो गए, तो आगे जाके जाहिर बात है कि वो तो एक ना स्टडीज उसकी हो सकेंगी, ना वो माशरे में एक अच्छा आप ये देखें परफॉर्म कर सकेगा, वो पहले कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और प्लस ये कि जाहिर बात है वो डिप्रेशन, एक मेंटल हेल्थ, देखें मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा आजकल जो पूरी दुनिया में फोकस हो रहा है वो मेंटल हेल्थ है। तो उसकी बच्चे की मेंटल हेल्थ क्या होगी? बिल्कुल, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया कि ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत भी बच्चों की डॉक्टर साहब मुतासिर हो सकती है, और यही वक्त बुनियाद बनाने का सही, और बच्चों को जो है उनके अंदर हेल्दी जो हैबिट्स हैं वो डेवलप करने का, वरना फिर वो बड़े होकर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का, खुदा ना खास्ता, मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, उज़ैर जो हैं हमारा मुस्तकबिल हैं, और अभी से इन पर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे। पेरेंट्स को ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चा मोटा है तो हेल्दी है। मोटापा कोई हेल्दी होने की निशानी नहीं है, और अगर बच्चा खा रहा है, एक्टिव कितना ये निशानी है, और सेहतमंद कितना है। तो अच्छे घर के सेहतमंद खाने खिलाएं ताकि अपना मुस्तकबिल हम महफूज बना सकें। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, और अब कुछ सियासत की बात कर लें तो 26वीं आईनी तरमीम के नफाज को 1 साल भी नहीं गुजरा कि मुल्क में अब 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे ने एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत 7 नवंबर को ये तरमीमी बिल सेनेट में पेश करने जा रही है, और उधर अपोजिशन ने भी इस पेशरफ्त पर हंगामी मुशावरती राबते तेज़ कर दिए हैं। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में PTI के वफ़द ने शिरकत की है, और इस इजलास में वाज़े तौर पर ऐलान किया गया कि PTI इन तरमीम की भरपूर मुखालफत करेगी। यानी PTI ने इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, और दूसरी तरफ हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी इन तरमीम से मुतमईन दिखाई नहीं दे रही। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 6 नवंबर को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जहां पर इन मुजव्विज़ा तरमीम खुसूसन NFC अवार्ड की तश्कील नौ पर तफसीली मुशावरत होगी, और यही वो मकाम है जहाँ से सियासी मंजरनामा मज़ीद दिलचस्प होता है, क्योंकि बहुत से अहम सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब आपके वक्त का। सर, पीपल्स पार्टी के हवाले से बताइएगा कि आपकी जमात को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं 27वीं आईनी तरमीम को लेकर, और हुकूमत इतनी उजलत का मुजाहरा क्यों कर रही है, और इतलात ये हैं कि इसी महीने जो है ये तरमीम करवाने के लिए हुकूमत जो है वो सरगर्म। जी बहुत शुक्रिया। एक जुमला मुझे आप सबको मैं कहता हूँ तमाम दुनिया के मुसलमानों को
दुनिया की सबसे बड़े शहर और सबसे तारीखी शहर न्यूयॉर्क का पहली मरतबा मेयर इस्लाम मुसलमान मेयर मुंतखब होने पर आप सबको मुबारक हो। और एक तारीखी लम्हा है जहां सबसे ताकतवर शख्स ट्रंप को उन्होंने शिकस्त दी है, और न सिर्फ ट्रंप की पार्टी को शिकस्त दी है बल्कि उन्होंने आधे डेमोक्रेट्स, क्योंकि मुखालिफ उम्मीदवार जो है ना वो भी डेमोक्रेट्स था, साबिक गवर्नर रह चुका है न्यूयॉर्क का। तो ये एक तारीखी लम्हा है तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए। बाकी जो आपका सवाल है 27वीं तरमीम के हवाले से, बिल्कुल ये बात नई नहीं है। आपकी चैनल और दूसरे चैनल पिछले 2-3 महीने से यही सवाल मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से करते आ रहे थे कि 27वीं तरमीम आ रही है, और बल्कि सारी चीज़ें भी उनको पता था, वो बता रहे। तो ये कोई नई नहीं है। और फिर आप एक मरतबा फिर नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अप्रिशिएट कर दे कि उन्होंने ये पब्लिक कर दिए आवाम के सामने कि हुकूमत ने हमसे रब्ता की है और ये नुकात के ऊपर हमसे हिमायत मांगी है। लिहाजा हम कल यानी 6 नवंबर को CEC का हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब किया है, और वहाँ इसके ऊपर मशावरत होगी, और मशावरत के बाद हुकूमत को उसको जवाब दिया जाएगा कि कौन सी शिक हमें मंजूर है और कौन सी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तमाम मशावरत कल आपको इंशाल्लाह मीडिया पे आ जाएगी। लेकिन कादिर साहब, जैसे हम देखते हैं कोई तरमीम आनी होती है उसको लाने की बहुत जल्दी होती है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी हमने देखा, और अब 27वीं आईनी तरमीम भी। हुकूमत इतनी जल्दी में क्यों है, और अगर इतनी जल्दी में है और ये मंजूर हो जाता है तो क्या ये इत्तेहादी जो हुकूमत है इसको मना पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आइन का आर्टिकल 239 इस बात की इजाजत देते हैं कि हुक्मरान पार्टी कोई भी तरमीम ला सकती है, चाहे उसके पास अक्सरियत हो या ना हो। और ये जब से ये आइन 1973 का बना हुआ ये शिक मौजूद है, तो लिहाजा ये बात कहना कि अचानक लाया, क्यों लाया, डिबेट नहीं हुआ, ये वो सारी चीजें जो है ना ये सेकेंडरी इशू बन जाते हैं। लेकिन आइन के आर्टिकल 239 के तहत ये तरमीम हो सकती है। 27वीं क्या 1,27,000 भी हो सकती है उसमें, और ये चलता रहेगा प्रोसेस। यकीनन जो पिछले लॉज पास हुए हैं उनको अमेंड करना, उनको खदखाल उनकी गागी जो है ना वो ठीक करना, यकीनन ये हुक्मरान पार्टी की का एक, बल्कि अपोजिशन का भी हक है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि मेजॉरिटी किसके पास है। 2/3 मेजॉरिटी से अगर पास होता है तो ठीक है, अदरवाइज ये नाकाम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अर्ली स्टेज है, मीडिया वाली भी कल से इसके ऊपर टॉक शो कर रहे हैं कि क्या हो क्या। अभी एक चीज टेबल हुई नहीं है। अभी 2-3 चीजें जो बिलावल भुट्टो साहब ने उनके कहा है कि NFC अवार्ड के ऊपर ने या आर्टिकल 243 के हवाले से, या 2-3 इशू और उन्होंने हाईलाइट किया है। इससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि ये डिबेट होगा बिटवीन दी हुक्मरान पार्टीज, फिर अपोजिशन से रब्ता किया जाएगा, फिर उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा जहां तमाम पार्टियों के मेंबरान हैं। अब बदकिस्मती से PTI ने वहां से भी इस्तीफा दे दिए स्टैंडिंग कमेटी से, तो ये भी एक चीज है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि असद कैसर साहब के बारे में, जो माशाल्लाह बड़ा एक ज़ीरक सियासतदान है, कौमी असम्बली का स्पीकर भी रही है, मैंने भी उन्हीं से हेल्प की है उन्हीं के दौर में। तो उन्होंने कहा कि हम मुस्तरद करते हैं। आप एज ए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली मुस्तरद कैसे कर सकते हो, और आप होते कौन मुस्तरद करने वाले? जब एक आइन में एक शिक मौजूद है, वो आ सकता है, तो आप एडवांस पे बगैर पढ़े आप मुस्तरद करते हो। और फिर साथ साथ शर्त भी क्या लगा रहे हैं अनु का, अब मुस्तरद करता है। अगर पीपल्स पार्टी भी मुस्तरद करती है तो पीपल्स पार्टी से हम बात करने को तैयार है। वो भाई अक्ल के अंधे, जब आप खुद मुस्तरद कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी से भी एडवांस शर्त मुस्तरद है, उसके बाद बातचीत क्या होगी? कोई जरूरत नहीं आपसे बातचीत करने की, ना हम आपकी बातचीत की। वो कि हम तो पिछले 3 साल से कहते, खुदा का वास्ता एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़िए, सियासी लोगों से बात करें, पीपल्स पार्टी से करें, नून लीग से करें, जमीयत से करें, MQM से करें, सबसे करें, और यही जमहूरी लोग आपको दरिया पार कराएगा। आज देख रहे 3 साल से खान साहब जेल में पड़े हुए, और उनके वकील बजाय कोर्ट में केस चलाने की अदालत टॉक शो में जो है ना वो डिबेट कर रहा है, वो जी फलाना है, आवाम का फैसला। वो बाबा आवाम का जरूर फैसला है, लेकिन क्या 2018 में जहां जनरल फैज ने RTM सिस्टम बिठा के आपको पाकिस्तान पे मुस्तरद किया है, क्या वो आवाम का फैसला था? और फिर जब मेंबरान, वो तो कहते हैं कि बल्कि इससे हमारी सीटें कम की गई, हमसे खौफजदा थे कि कहीं हमें 2/3 ना मिल जाए। देखिए, ये तो हर इलेक्शन में होता है ना। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी सीट मुखबर खास को दी गई है, 3,800 वोट मुस्तफा कमाल ने लिए,
तो सवाल ये है कि मैं भी तो बैठा हूँ, अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, आवाम के बीच में बैठा हूँ, आवाम की खिदमत कर रहा हूँ जो मुझसे हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इसका मतलब थोड़ी है कि मैं कहता हूँ नहीं जी मुस्तफा कमाल का वोट शुमार ही नहीं होगा, वो वोट डाल ही नहीं सकता है, वो फॉर्म 47 का है, कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त तो वो असेंबली का मेंबर है, हल्फ उठा के बैठा हुआ है। और इसी तरह मौलाना साहब आपके बारे में कहते हैं, पीटीआई के बारे में, कि पुख्तनख्वा में जो है ना वो सारे फॉर्म 47 के है। फिर इस तरह अली वजीर का सीट कोई जीत सकता है, इमरान खान भी नहीं जीत सकता है वो सीट जो है ना कोई और जीत गया, वो मोहसिन दावड़ का सीट कोई और जीत गया, राना सनाउल्लाह का आपके सामने है, मियां लतीफ का आपके सामने है, बहुत सारी सीटें आपके सामने। सवाल ये है कि ये तो हर इलेक्शन में होता है खदशात, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जैसे भी इलेक्शन है हमें न चाहते हुए भी आगे बढ़े। यकीनन कादिर साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर देखें मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए, और अगर ऑपोजिशन जो है वो नहीं मानती और हुकूमत जो है कामयाब नहीं होती, पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वहीं रहते हैं, तो इस सारी सूरत हाल में फिर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली पीटीआई भी यही चाहती है, तो एक पेज पर तो हो जाएंगे, फिर कोई बातचीत हो सकती है। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी जो उसके ऊपर कल डिस्कशन करने जा रही है हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और अगर पीपल्स पार्टी को मंजूर नहीं हुआ या तहफ़्फ़ुज़ात हुआ तो यकीनन वो हुकूमत को इनकार करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हुकूमत ने जो बिल लाए और हम आंखें बंद करके उसको साइन कर दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। या देख लें कि पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम की, ये जो 1973 का आइन है ये भी हमारी बानी कैद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया है। फिर उसके बाद ज़ियाउल-हक और मुशर्रफ आके जब उसको बेड़ा गर्क कर दिए उसी आइन का, फिर आसिफ अली जरदारी साहब आए जो 18वीं तरमीम के जरिए उन सारी चीजों को निकाल दिए। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा आइन की जो है ना वो एक लिहाज से कस्टोडियन है, एक बानी जमात है। तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अवाम के मफाद, पाकिस्तान के मफाद और सूबों के मफाद के खिलाफ जो ना कोई अगर तरमीम होते हैं तो कभी पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी। अच्छा कादिर साहब, ज़रा ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कौन सी अनफिनिश्ड चीज़ें थी जिनकी कंपाइलेशन जो है वो अब 27वीं आईनी तरमीम में हो सकती है मुमकिन तौर? देखिए, मिसाल की जमहूरियत जहां बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान दस्तखत हुई थी और उस पर इमरान खान साहब की दस्तखत मौजूद है, मौलाना साहब भी उस पर एग्री कर चुके थे। उसमें ये क्लियर कट कहा है कि आईनी अदालतें अलग होना चाहिए और बाकी जो अलग होना चाहिए। मैं आपको एक प्रैक्टिसिंग लॉयर, सुप्रीम कोर्ट तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 31 साल से। मैं कहता हूँ पूरे जुडिशरी का बड़ा ही गर्क है। यहाँ पे 50-50 साल से केस चल रहे हैं। एक लड़की जो अब्बासी शहीद अस्पताल कराची में गुम हो गई पैदा होते हुए, वो जो है ना वो 24 साल बाद भी उसको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ क्यों नहीं मिला? वो केस तो मैं जीत गया जब मेरे पास 3 महीने पहले आया, मगर जज साहबा लेडी थी, उसने बोला लड़की की उम्र 18 साल है, लिहाजा जो है ना हम आपके वालिदैन के हवाले नहीं कर सकते। तो वो मुकदमा आज भी अनफिनिश्ड है के लिहाज से। तो दूसरी बात ये है कि आप मुझे बता दें कि जो आईनी अदालतें वहां पे मौजूद थे और या कि पीटीआई और मौलाना साहब ने जिद की है कि इनको आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच बनाया जाए, लेकिन आईनी बेंच से भी कोई खातिर खा जो है ना उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। बिल्कुल कादिर साहब, आपने मौलाना साहब का जिक्र किया तो बिल्कुल हमें याद है मौलाना साहब इस पर डटे हुए थे, तो फिर आईनी अदालत नहीं बनी, आईनी बेंच से ही जो है वो काम चलता रहा अभी तक। तो और फिर मौलाना साहब को हमने देखा कि मनाने की कोशिशें भी हुई और उस वक्त में मौलाना साहब जो है उनके वोटों की बड़ी ज़रूरत थी। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है जिससे जो है ये तरमीम की जा सकती है। तो सर मौलाना साहब जो है उस वक्त भी ये गिला कर रहे थे, आप भी ये बात करें कि डिबेट होगी इस मामले पर, तो डिबेट का कोई मुसविदा भी आएगा या फिर मुसविदे के बिना ही डिबेट चलती रहेगी जमातों की तरफ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि हुक्मरान पार्टी ने जब बिलावल साहब से और जरदारी साहब से मुलाकात की, उनके सामने वो एक पॉइंट वो सामने रखे हैं, लेकिन जो प्रॉपर जिसका मसौदा कहते हैं वो 7 तारीख को जो है टेबल हो रहे हैं और मेरा ख्याल में सेनेट में पहले होगा। और जब पहले होगा तो वो एक बिल की सूरत है, क्योंकि मैं इसी प्रोसेस का हिस्सा रह चुका हूँ, मुझे पता है। वो एक पूरा बिल जो है ना ड्राफ्ट होता है और वो उसके ऊपर फिर मेंबरान असेंबली जो है ना उस पर बेस करते हैं। बेस करने के बाद फिर ये भेजते हैं स्टैंडिंग कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी में भी मुख्तलिफ जमातों के लोग होते हैं। अगर वो अक्सरियत वहाँ हुआ तो पास हो जाता है, वापस असेंबली अगर नहीं पास होगा तो वो बिल वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो यकीनन इसके ऊपर ये जो लीगल प्रोसेस मैंने आपको बता रहा, आईनी प्रोसेस आपको जो बताया मैंने, उसके अलावा यकीनन सियासी पार्टी जिनके पास कम सीटें हैं, मौलाना साहब के पास कम सीटें हैं, उनसे भी मुशावरत होगी, एमक्यूएम से भी होगी,
पीटीआई जो है जमात के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, यकीनन इस मगर पर आजाद मुशावरत होगी और उनके लीगली साथ भी इसको होगी। लेकर चला जाएगा। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब आपके वक्त का, और जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाने की कोशिश की जा रही है और मुशावरत भी होगी। उसके बाद देखना यह कि इत्तेफाक राय हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अभी तक के खदशात यही बताए जा रहे हैं कि विफाक और जो सूबाई इख्तियारात हैं उनमें भी आगे कोई तनाज़ात जो हैं वो जन्म ले सकते बिल्कुल, हैं। क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट जो है, जिसमें सूबों का जो हक है वो ज्यादा रखा गया था, और अब अगर मौजूदा देखें तो तकरीबन 52% से भी ज़्यादा है, और सूबों के पास जो है वो वसाइल ज़्यादा होते हैं और फंड ज़्यादा होते हैं, जबकि विफाक के पास कम होते हैं। लेकिन उसके बावजूद सूबे जो हैं वो फिर विफाक की तरफ ही देख लेते हैं फंड्स के लिए। तो मौलाना साहब की पिछली दफ़ा जो कंसर्न्स थे कि मुसविदा जो है वो नहीं दिखाया गया 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर, और कहा कि 2-3 मुसविदे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन कादिर मंदोखिल साहब ये कन्फर्म कर रहे हैं कि 7 तारीख को ये मुसविदा टेबल होगा और फिर उस पर डिबेट होगी। तो उम्मीद करते हैं कोई अच्छे नताइज इसके निकलेंगे। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे विद अस। और प्रोग्राम में जी मौसम की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और जब मौसम तब्दील हो रहा हो तो ऑब्वियसली डिस्कशन का पार्ट तो बनेगा, क्योंकि तब्दीली आ रही है, हल्की हल्की खुनकी भी आ रही है, मौसम तब्दील हो रहा है। और जैसे कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे कि कल शाम जो है मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था, एंजॉय करने का दिल भी कर रहा था कि वाह क्या ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता आगे जब सर्दी बढ़ेगी तो फिर ठिठरते मौसम में जब हम सूप पियेंगे गर्म गर्म तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। स्मोक का राज भी बरकरार है, और लेकिन थोड़ी बहुत कमी की उम्मीद जाहिर हो रही है। आज अगर देखा जाए तो AQI लेवल जो है वो लाहौर का इस वक्त तकरीबन 153 है और 9वां नंबर है। यानी आप देखें कि कलकत्ता जो है वो पहले नंबर पर है और लाहौर जो है वो इस वक्त 9वें नंबर पर है, जो कि खुशाइन बात है। तो शहरी निकल के एंजॉय कर सकते हैं। तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद बाबर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बात करते हैं मौसम के हवाले से। सर वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क भर में मौसम की मजमूई सूरत हाल है क्या, और क्या वाकई मगरबी हवाओं का जो नया सिलसिला ये दाखिल हो गया है और इससे मौसम अंगड़ाई लेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सर्द और ठंडी हवाएं लाहौर में चली, इस्लामाबाद में बारिश हुई, तो सर्दी की नवीद हैं ये चीज़ें? जी बिल्कुल, कल जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में जो खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें चंद एक मुकामात पर स्नोफॉल भी हुई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक वेस्टर्ली वेदर सिस्टम था एक, जो कि एक दिन हमें इफेक्ट किया है, अब वो ईस्टवर्ड्स जो है वो मूव कर गया है। अब आइंदा चंद रोज के दौरान तो एज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में एक्सपेक्टेड नहीं है। ओवरऑल मौसम खुश्की होगा, लेकिन इस करंट जो वेदर शॉर्ट वेदर स्पेल था जिसकी वजह से अब टेम्परेचर्स जो है, लेकिन ज़हीर साहब जिस तरह से पेशन गोई की गई थी कि बारिशें होंगी, उस तरह से खुलकर बारिशें हुई नहीं। जी बिल्कुल, ऐसा हमने जो फोरकास्ट दी हुई थी वो भी आइसोलेटेड लाइट रेन की स्नो रेनफॉल थी, और वो भी सिर्फ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के कुछ अजला में बारिश की पेशन गोई थी। उसके मुताबिक लाइट रेन हुई है। कसूर में भी कल बारिश हुई है, लाहौर के गिरदनवा में भी जो है वो तेज विंड चली हैं। पंजाब के और इलाकों में हल्की बारिश हुई है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश हुई है, रजालाबारी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में स्नोफॉल हुई है। तो ओवरऑल जो है वो एक थोड़ा सा जो ट्रेंड है वेदर का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होगा रात के दर्जा हरारत के हवाले से। दिन के में वक्त टेम्परेचर जो है वो तो उसी तरह थोड़े से हिद्दत माइल रहेंगे पंजाब के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं उनके अंदर, जनूबी हिस्सों में उनके अंदर, लेकिन रात के दर्जा हरारत जो है वो किसी हद तक उसमें जो है वो खुनकी जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब बता रहे थे कि रेन बेशक लाइट हुई है, लेकिन मौसम जो है वो अब तब्दील होना शुरू हो गया और मगरबी हवाओं का जो नया सिलसिला है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। और अब देखना ये कि ये जो बारिशें होंगी कब ये ज़्यादा खुलकर होंगी, ज़्यादा तेज़ होंगी, ताकि जो स्मॉग है उसमें कमी वाक़ई हो सके। तो अब जान लेते हैं मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत माहम से। ओवर टू यू माहम। जी चलते हैं और देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को है, जबकि बुलंदो बाला पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्ज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर जी मौसम सर्द और खुश्क रहने के अलावा रात के औकात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। टेम्परेचर की बात करें तो गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 14 और कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम टेम्परेचर देख रहे हैं 7 और कम से कम 5 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 21 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 14 और मिनिमम जो है वो 1 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब रुख कर लेते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी अजला में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 25 टेम्परेचर है और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें तो सवात में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 11 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोहिस्तान, बटग्राम और में हम देख रहे हैं मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब जिक्र हो जाए लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, जहां पर अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो है 28 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 24 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 29 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। ताहम मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। और अब बात कर लेते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा का रुख करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 है और कम से कम 0 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के शिमाली अजला में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। और जी हमेशा की तरह आपके साथ आखिर में शेयर करेंगे सुबह सिंध का मौसम। अगर शहर कायद कराची की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो है 36 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। नाजरीन, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि रिश्तों, मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम से बना करते हैं। लेकिन जब दरानी जेठानी के दरमियान दूरियां या गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं तो इसका असर पूरे ख़ानदान पर पड़ता है। अक्सर एक दूसरे से कंपैरिजन, बरतरी की ख्वाहिश या तवज्जो की कमी इस खूबसूरत रिश्ते को कशीदगी में बदल देती है। ऐसे माहौल में ना सिर्फ घर का सुकून मुतासर होता है बल्कि बच्चों की तरबियत, भाइयों की कुर्बत और बुजुर्गों की इज्जत भी मुतासर होने लगती है। और सवाल ये है कि आखिर जो देवरानी और जेठानी है इनके दरमियान फासले क्यों पैदा होते हैं? क्या औरत का औरत से जो कज़न है वो रिश्तों में जहर घोल देता है और वालिदैन
या सास ससुर ऐसे हालात में घर के इत्तेहाद और सुकून के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और इन्हीं अहम पहलुओं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच मिसेस खान साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हमने जिक्र किया देवरानी और जेठानी के दरमियान हम देखते हैं अक्सर कशीदगी होती है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या दोनों के अंदर ऐसी टसल पैदा हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाती है एक फैमिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब बहुत आपको इस पर लंबा लेक्चर दे सकती हूँ, बट इन शॉर्ट ये बताऊँगी कि अब जो टसल चल पड़ी है कि मेरे पास ये, तो मेरे पास सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए और मेरी कपड़े सबसे अच्छे होने चाहिए, मेरा कमरा या मेरा घर सबसे अच्छा होना चाहिए, उसमें गाड़ी सबसे A1 होनी चाहिए, सारा फर्नीचर, मेरी ज्वेलरी, मेरी सब चीज़ें A1 होनी चाहिए। ये जो रैट रेस चल पड़ी है देवरानियों जेठानियों में और फैमिली में कि अब पार्टी होगी तो मैं सबसे अच्छा ड्रेस पहनूं, मैं सबसे अच्छी लगूं, ज़्यादातर ये देवरानियों और जेठानियों में ज़्यादा होता है। अब ये है कि इन चीज़ों को या तो हमें लड़कियों को पहले से एजुकेट करना चाहिए, बेटा जो आपके हस्बैंड की, जो आपके शौहर की आमदनी है, आपको उसी में रहना है, उसी में चादर फैलाकर रहना है। उससे बढ़ेंगी तो लड़ाई झगड़े होंगे। वो कहेगी ओ मियाँ ते देख असेंबली में है और इसमें है और उसमें, ऊपर भी कमाई बथेरी है, तू की कर रहा है? ग्रेड 18 19 कह 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 तू तो पेट्रोल भी नहीं पा सकता है, बस बड़ी गड्डी खड़ी हुई है उसमें पेट्रोल क्या डालूं, कहाँ घूमूं, कहाँ पुर। वो तो देखो ना कितना कमा रहा है, कितना ले रहा है, ब्राइब ले रहा है, कितने वो उकसा रही होती हैं। ये जो चीज़ है ना, मर्द आजकल जो इतना वो कर रहा है, ले रहा है रिश्वतें वगैरह, जो हम औरतों की वजह से हो रही हैं। हम औरतों के फैशन इतने हो गए हैं, हमें कंपटीशन इतना हो गया है। अरे उसने इतने हजार का कपड़ा लिया। लेकिन मिसेस खान आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि औरतों के फैशन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ट्रेंड चल रहा है, सोसाइटी प्रेशर भी है, सोशल मीडिया की वजह से तो और बहुत सारे लवाजमात हैं जो चेंज हो रहे हैं, तो वो करने ही पड़ते हैं, मर्दों पर प्रेशर तो है ही। लेकिन जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो ये भी है कि सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कंपैरिजन ना भी करना चाहती हूँ दो खवातीन, लेकिन सोसाइटी जो है जब वो इस तरह का तासुर देगी, उसको टॉन्ट इस तरह करेगी, अगर एक पढ़ी लिखी या मॉडर्न है और एक अगर इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो घर में कंपैरिजन तो इटसेल्फ वहाँ से शुरू हो ही जाता है। तो वो किस तरह से कवर अप कर और उसको झेलने के लिए मेंटली किस तरह प्रिपेयर होना चाहिए? मेंटली क्या प्रिपेयर, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप फेस करें। आप में उसमें अगर पढ़ाई का टैलेंट है, क्या आप में कोई अल्लाह ताला ने टैलेंट नहीं दिया होगा? क्या पता आप इतना अच्छा खाना पकाती हो, क्या पता आप कढ़ाई सिलाई में इतनी अच्छी हो, क्या पता आप घरदारी में इतनी अच्छी हो, एक्सेल कर रही हो। वो जाके अपनी डॉक्टरी करके और आके मंजे पर लेट जाएगी अपने बिस्तर पे, वो क्या अब कमा रही है तो क्या कर रही है? जो औरत घर को संवार रही है, बच्चों को देख रही है, सास ससुर को लेकर चल रही है, फैमिली को लेकर चल रही है, उसकी ज्यादा इज्जत नहीं होगी कि जो आकर अपने पैसे देकर और अपनी जेब में डाल के अपना ही खर्चा करके अपने मेकअप और कपड़ों पर लगाए। वो औरत तो वो अच्छी है जो कम कपड़ों में ऐसे आप इतने अच्छे कपड़े मैं तो जाते जाते ये फुटपाथ से भी खरीद लेती हूँ, उसको डिज़ाइन करके बना देती हूँ, कुछ लेस लगा लेती हूँ, कुछ करके। मैं तो टीवी शोज पे बैठे हुए मैं तो वही कपड़े पहन लेती हूँ। मुझे तो कोई वो नहीं है कि वो डिज़ाइनर हो तो ये हो तो फिर मुझे डिज़ाइनर्स के नाम भी नहीं इतने पता। मैं तो सादे कपड़े, आप सादे कपड़ों को खूबसूरती से पहने, आप में ग्रेस होना चाहिए। वन थिंग यू नो हाउ टू टॉक, आप लोगों में चार कैरी और आप लोगों में बातचीत अच्छी करनी आपको आनी चाहिए। बातचीत, उठना बैठना, सर्व करना, ये क्वालिटीज़ जो एनहांस करती हैं आपकी पर्सनालिटी को। एनहांस, पैसा ही पैसा सब कुछ नहीं है। रंगड़ हो तुम लोग पागल हो और पैसा है और उसको इस्तेमाल करने की और तरीका घर में सजाने का नहीं है। पैसा वो किस काम का? बड़ी गाड़ी लेकर बैठे हुए, हाँ जी बड़ी शो मार रहे हैं, तो इससे अच्छा छोटी गाड़ी हो, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हो, माँ में तमीज़ हो, उठने बैठने की, खानदान में उठने बैठने की, सास ससुर से अच्छा। मिसेस खान आपने सही कहा कि मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई कम दाम वाली चीज़ भी वेयर कर रहे हैं तो आपको उसे कैरी करना आना चाहिए और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा मिसेस खान, जरा मर्दों का तस्करा कर लेते हैं। ये देवरानी जेठानियों की जो लड़ाई होती है, भाइयों के अंदर बड़ी दरार पैदा हो जाती है और घर तक अलग हो जाते हैं। मर्द किस हद तक सफर कर रहा होता है? मर्द ही तो सफर करता है बेचारा, बहुत सफर करता है। उस पे उकसाती उसकी बीवी है
और वो भी फिर हीले बहाने देखता है कि मैं भी 2 पैसे इधरों भी बना ले, 2 पैसे इधरों भी जाके बीवी दे हाथ दे हाथ में डालूं ताकि वो जाकर अपनी बच्चों की और अपनी शॉपिंग करे। तो कहाँ क्या खराबी कहाँ से पैदा हुई? औरत से हुई ना। औरत ने उसको पुश किया, औरत ने इस स्टांस पर लाई कि वो जाकर लोगों से 2 नंबरी करे। 2 नंबरी कितनी हो रही है हमारे यहाँ? कोई चीज़ अगर हम कोई सर्टिफिकेट भी बनाए छोटा सा, उस पर भी हमें हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं। ये कहाँ होता है ऐसे? इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये तो अब आदमी मजबूर है कि वो ये चीज़ें करे ताकि घर में जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं औरतों के, लिपस्टिकों के, ये डिज़ाइनर वो डिज़ाइनर, ये वाला ये ले लो ब्रांड, वो ब्रांड जाए ऐसी तैसी में, बच्चों ब्रांड जाए ऐसी तैसी में। तुम लोग खुद ब्रांड हो, तुम अपना ब्रांड खुद देखो, तुम्हें सस्ती चीज़ और अच्छी चीज़ कहाँ से मिल रही है। समझते हैं आप लोग? हमने भी तो ये कपड़े पहने हैं ना, दुपट्टा नहीं मिल रहा था, ये उठा के दुपट्टा पहन लिया। अब क्या हो रहा है? कहाँ से बुरे लग रहे हैं? अब सुबह कुछ नहीं मिल रहा, ये दुपट्टा निकाला, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मिसेस खान साहिबा आपने, और आप बहुत अच्छी भी लग रही हैं, प्यारी भी लग रही हैं। ये सेंस तो होनी चाहिए कि आपने खुद को कैसे कैरी करना है आपने खुद को कैसे कैरी करना है, बात कैसे करनी है। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं जो हर औरत को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, घरदारी आनी चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि जितना टफ कंपटीशन हो चुका है, सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा ख़वातीन को ट्रेंड भी कर दिया है। पढ़ी लिखी लड़कियाँ, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ भी घरदारी भी बहुत अच्छे से कर रही हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो सफ़र भी कर रही हैं। लेकिन वो जुमला होता है ना, जैसे अक्सर घरों में हम सुनते हैं, भुखे दी तीरथ जीते खेड़ डाल लगी। तो इस तरह की भी कुछ ख़वातीन होती है जिनको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन वो कंपैरिजन करती हैं और लड़ाइयाँ करती हैं। तो वो फिर कैसे बर्दाश्त करे एक पढ़ी लिखी सेंसिबल खातून जो सब कुछ कर भी रही हो? देखें, एक बात बताऊं, अगर आपको एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपको अपना एक मुकाम बनाना है, तो औरत के लिए वो जो मेरा वर्ड बड़ा मशहूर हुआ था, लल्लो मत चलाओ, बात कम करो, काम ज़्यादा करो, और देखो कि कौन सी बात कब करनी है और किस तरह करनी है, और अपने आप को किस तरह मनवाना है जी। आप अपने जैसे खाना अगर हो रहा है, आप खाने में किस तरह की आप डिशेस लगाती हैं, आप लेआउट कैसे करती हैं, आप खाने को टेबल कैसा सजाती हैं, आप ये चीज़ें देखें कि किस तरह आपने सारा कुछ लेआउट किया हुआ है, किस तरह आप लोगों को एंटरटेन कर रही हैं, किस तरीके से। ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। आजकल लोग कहते हैं अल्लाह वाह क्या टेबल सजाई हुई थी, क्या ग्लासेस थे। आप सस्ती सस्ती चीज़ें मार्केटों में जाकर, ये फ्ली शॉप्स ये जो आपके जमुआ बाज़ार, इतवार बाज़ार भी लगते हैं, वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आती हैं औरतें, और उनको इतना अच्छी तरीके से सर्व करती और करवाती हैं, ट्रेज ग्लासेस वगैरह। आप में ये क्वालिटी अगर हो कि किस तरह हम लोगों को सर्व करें और किस तरह एंटरटेन करें, ये बड़ी क्वालिटी होती है। मिसेस खान, अब जरा कुछ बच्चों के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि बच्चे किस तरह से सफ़र कर रहे होते हैं सारे झगड़े के अंदर। मतलब हम देख रहे होते हैं कि वो फिर उनकी मासूमियत जो है वो कहीं ना कहीं छिन जाती है। वो भी छिनती इस तरह के माँ की ट्रेनिंग की वजह से कि तुमने इस मामले पर नज़र रखनी है, ये तुमने आके मामला मुझे रिपोर्ट करना है। यानी एक पूरी घर में उन्होंने खुफिया एजेंसी बनाई होती है और बच्चों की मासूमियत गारा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर माँ बाप अगर साथ रह रहे हो तो वो भी बेचारे बड़े परेशान होते हैं। एक का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, एक का लो है, तो वहाँ पे वाकई में बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं और इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि माँओं को अपने बच्चों को बहुत प्यार से समझाना चाहिए, बेटे अगर अब आप अच्छे ग्रेड्स लाएंगे, ज़रा से बड़े होंगे तो हम आपको ये ले देंगे, अभी तो आप छोटे हो ना, तो यू डोंट डिजर्व दिस। अभी वो तो उनकी माएँ पागल हैं जो कि अभी से उनके हाथ में इतनी महंगी चीज़ पकड़ा दी, वो तो कल तोड़ फोड़ देंगे, कितना बड़ा नुकसान हो गया। वो उनको तरीके से लेकर बताए कि बेटे आप ज़रा बड़े होंगे हम इससे अच्छा भी ले देंगे। और क्या पता ये भी होता है कि बाप की बाज़ दफ़ा किस्मत इतनी अच्छी चमक जाती है, कोई ग्रो कर जाता है एकदम, कोई उसको मिल जाते हैं अपने ऑफिस से, उसको ग्रेड्स वगैरह हाई हो जाते हैं, या किसी वो बिजनेस में चला जाता है, या किसी और तरीके से उसके पास
पैसा आ जाता है। मिसेस खान, ये तो सही बिल्कुल तरीके दुरुस्त से, फरमाया वो अपने आपने कि बच्चों को फाइनेंस को अगर compensate मैनेज कर करें तो देता घर है। का माहौल बहुत अच्छा हो सकता है। देवरानी जेठानी भी अंडरस्टैंड करें, सास भी अंडरस्टैंड करें, ये सारा माहौल अगर इतना ज़बरदस्त हो जाए तो यकीनन बच्चों पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो ये हो कैसे सकता है, पॉसिबल कैसे है कि सारी खवातीन हो और एक साथ रहें भी और लड़े भी ना और कंपैरिजन भी ना हो? यानी माम आपसे जन्नत का नक्शा पूछना चाह रही हैं। ये तो कभी नहीं हो सकता। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। वो वेनम, एक वर्ड होता है वेनम, जेलसी, वेनम रहता है देवरानी जेठानी और नंदों में भी। नंदे तो खैर अपने घर की हो जाती हैं, इतना बड़ा नहीं वो उनके साथ इशू। देवरानी जेठानियों ने तो सारा वक्त साथ रहना होता है, सारा वक्त अपने मियाँ को टॉन्ट कर। देखे वो जाके 4 जुतियाँ लेकर आ गई, मेरे को तो जुती भी टूटी हुई है। वो सारा वक्त अपने मियाँ को डिग्रेड करती रहती है और अपने आप को जुल्म का शिकार। आप में जो चीज है तो मिसेस खान, ऐसे में मियाँ के भी तो कोई प्रॉब्लम है ना, मियाँ भी तो सही से रोल प्ले नहीं करे, तभी तो वो दोनों बेचारी कंपैरिजन का शिकार है। मियाँ अगर ध्यान दे, तवज्जो दे और वो जिसकी टूटी जूती है उसको अगर सही जूती ला के दे देगा तो वो मसला हल नहीं हो जाएगा? अच्छा, मसला अब मैं हल करने की बात बताऊं तो बड़ा हंसेंगे अगर मैं छोटी सी बात कर दूं। जी। अब मेरी एक फ्रेंड है जी, आप यकीन करें, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो लंदन से ऐसे जूते हील्स वाले खरीद के लाती है जैसे कि कोई लंदन से जूते लेकर आए। और इतने उसके ऊपर सितारे और क्या क्या लगे होते हैं और कैसे ब्लॉक हील्स होती हैं और वो टिक 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 चल रही होती। मैं तो देख कर हैरान होती। मैंने कहा जूती कितों ले? कहती तेनू नहीं पता, तू चल मेरे नाल। मैंने कहा मैं तो, मेरी तो टांग टूटी है। कहती तू चल मेरे नाल, मैं तेनू ऐसा 200-300 500 की ऐसी बेस्ट ब्रांड न्यू जूतियां वो पहनती है। कहती है मैं तो ये हील वाली और बंद जूतियां। मिसेस खान, आपका कराची वाला लंडा तो सस्ता होगा, लाहौर वाले लंडे की कोई अच्छी हालत नहीं है, वो बहुत महंगा है। मतलब हमारी रिपोर्टर भी गई है, उन्होंने वहां पर बात भी की है। यहाँ पर हालात जो हैं वो महंगे हैं, लेकिन खैर जहाँ से बात शुरू हुई थी इस पर गौर करना चाहिए। अगर आप महंगी नहीं दिला सकते तो आप कम से कम कोई थोड़ी सी कम कीमत वाली दिला के मामला जो है वो रफा दफा कर सकते हैं और मर्द जो है वो घर में ज़हनी सुकून किसी तरह से तलाश कर सकता है, घर रहने के काबिल हो सकता है। बहुत शुक्रिया उज़ैर, आपने थोड़ा सा मर्दों के लिए भी कोई जहमत का सामान बनाया कि वो भी कुछ मेहनत करें। ख़वातीन अगर लड़ाइयाँ कर रही हैं तो मर्द उस मसले को हल करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस खान आपके वक्त का, और यकीनन बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू भी रही। और इस मसले का हल यही है कि अगर घर में मौजूद हर फर्द अपना रोल प्ले करे और मोहब्बत कायम करने की कोशिश करे, सुकून लाने की कोशिश करे, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं घर में सुकून दिखाने की बजाय। आप जब कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं है, कपड़े नहीं है, तो वो जरा एक दफा वार्डरोब को भी खोल के चेक कर लें कि कितने कपड़े उसके अंदर लटक रहे हैं, जूते वहां पे पड़े हुए हैं और मुंह को आई हुई है अलमारी। जनाब, लेकिन देखिए, औरत के दिल में जगह रहती है एक सूट की और मर्द के दिल में जगह रहती है एक औरत की। ये इनकी कोई अपनी मिसाल बनाई हुई। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की मईशत में फैमिली बिजनेसेस रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुल्क के तकरीबन 70% कारोबारी ख़ानदान हम देख रहे हैं कि जनाब वो बिज़नेस को बड़ा अच्छा रन कर रहे होते हैं। बच्चे आते हैं, वो मज़ीद अपने ब्रांड्स जो हैं वो बना लेते हैं, उसको ग्रो करते हैं। ताहम ऐसे बिजनेसेस को नस्ल दर नस्ल कामयाब बनाए रखना आसान नहीं होता क्योंकि फ़ैसलों में जज्बाती वाबस्तगी, ख़ानदानी इख्तलाफात जिनका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, और क़यादत की मुंतकिली जैसे चैलेंजेस अक्सर मसाइल पैदा करते हैं। जी बिल्कुल, और इस सारी सूरत हाल में आखिर एक फैमिली बिजनेस को मजबूत बुनियादों पर कैसे उस्तवार रखा जा सकता है और कामयाब ख़ानदानी कारोबार के लिए किन उसूलों पर अमल ज़रूरी है, इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं बिजनेस कंसल्टेंट अब्दुल रहमान आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम आज फैमिली बिजनेस की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत में इनका कितना अहम किरदार है, और क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि फैमिली बिजनेस जो है वो मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम ला रहे हैं? जी, पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करें तो 90% पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं वो फैमिली बिजनेसेस ही हैं। सही।
आप चंद MNCs को माइनस कर दें या उसके अलावा वो वाले इदारे जो गवर्नमेंट चला रही है, जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, इसके अलावा जिस शोरूम में बैठे हुए हैं, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैमिली बिजनेस। कोई फैमिली है जो इसको ओन करती है, इसकी ओनरशिप उनके पास है। और दिस इज ऑल अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी दुनिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दुनिया के अंदर 70-80% जॉब्स विल बी गिवन बाय फैमिली बिजनेसेस। वही लोग देते हैं और वही इसमें वैल्यू ऐड करते हैं। बट चैलेंज वही है जिसकी आपने बात की है कि फैमिली बिजनेसेस जनरेशनल ट्रांजिट नहीं करते। सही। 98% बिजनेस, पाकिस्तान का डाटा आपको बता रहा हूँ, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिट नहीं करे। ठीक। यानी आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपका बच्चा उसको टेकअप नहीं कर सका। इसकी क्या वजह? चिराग तले अंधेरा वाली मिसाल भी यहाँ पे फिट आती है, लेकिन रीजन क्या है इसका? देखिए, रीजन इसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसके लिए मैं भी आपके चैनल पे आया हूँ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। पीपल कांट अंडरस्टैंड दैट कि एक कारोबार जो मैंने पैदा किया, मैंने बनाया, मेरे 2 भाइयों ने मिलकर बनाया, 2 दोस्तों ने मिलकर बनाया, मियाँ बीवी ने मिलकर बना लिया, बाप बेटे ने मिलकर बना लिया। अच्छा, वो कुछ अरसे तो चलता है जब उसका स्केल छोटा होता है, लेकिन जब उसका स्केल बड़ा होता है, जब उसका साइज बड़ा होता है, उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा आ जाता है, ज़्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं, ज़्यादा स्टेक्स आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स के मामलात बढ़ना शुरू होते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर, बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर आपके एक कारोबार के साथ एंगेज हो जाएं, तो फिर आपको सबको ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप सिर्फ ये समझें कि मैंने अपना ख्याल रखना है और अपना 4 किनाल का घर, 6 गाड़ियां लेनी है, तो कारोबार बंद हो जाएगा। तो कारोबार को बचाने के लिए आपको जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन सबका ख्याल रखना पड़ेगा, उनके स्टेक्स को सिक्योर करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स के शेयर्स का, एम्प्लॉइज की सैलरीज का। अब्दुर्रहमान साहब, ये भी अच्छे कारोबारियों की निशानी होती है कि जो आप जिस तरह से कह रहे हैं, वो 4 कनाल का घर, वो फिर 4 कनाल का घर नहीं बनाते, बल्कि रेंट पे कहीं ना कहीं रह रहे होते हैं, और वो पैसा भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है छोटी गाड़ी लेकर। हाँ, ये देखें, ये अगर आप कराची की बात करें या ग्लोबल बात करें, वॉरेन बुफे के बारे में ये कहा जाता है कि वो आज भी 2 कमरों के घर में रहता है। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट द पर्पस। अगर जो बिजनेसमैन किसी मकसद के साथ कारोबार करता है, वो पैसा बनाता है, सही, वो छोटे घर में रहे, बड़े घर में रहे, उसको मैटर नहीं करता। लेकिन जिस बंदे के पास सिर्फ ये हो कि यार गाड़ियां और घर लेना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, तो बिजनेस नॉर्मली इस मकसद के साथ होते नहीं है जी। ये तो कुछ अरसे के बाद फुलफिल हो जाते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जहाँ इतना सोशल प्रेशर भी है, सोशल मीडिया का दौर है, शो ऑफ करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दिखावा भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी सिचुएशन में अगर कोई फैमिली बिजनेस शुरू भी करना चाहता है, तो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट बिजनेस कौन सा है कि जो चलाएं और उसमें कामयाबी भी हो, किन उसूलों पर काम करना चाहिए? पहले तो आप पहले टॉपिक पे 2 मिनट आते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्पस ऑफ द बिजनेस। देखिए, मेरा जो पैसा कमाने का ख्वाब है, वो तो थोड़े अरसे तक मुझे थका देगा। सही। इफ़ आई हैव स्टार्ट अर्निंग मनी, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी का कुछ मकसद होएगा, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बने भी हैं, अगर मकसद के साथ आप कारोबार करेंगे। मैं एक जगह पे गया जहाँ पे कोई लोगों ने मेरे से एक सवाल पूछा, सेठ साहब थे, यास में क्वेश्चन, अब्दुर्रहमान आप आते हैं हमारे बोर्ड्स में, आप हमें आके कहते हैं यार और पैसा कमाओ और ग्रो करो, यार इतना बड़ा घर है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हम अमेरिका यूरोप घूम रहे हैं, आप क्यों हमें इतना पैसा कमाने पे उलझा कहते हो, हमें उकसाते हो, आप तो हमें ग्रीडी कर रहे हो। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा आप मेकिंग मनी विद विजन इज द रियल बिजनेस, मेकिंग मनी विदाउट विजन इज अ ग्रीड। तो अगर आपका पर्पस और विजन नहीं और आप पैसा कमा रहे हैं, तो एक्चुअल में आप अपनी लालच को बढ़ा रहे हैं। सही। तो एक्चुअल में जो रियल बिजनेसमैन होता है, वो कभी भी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। ही हैज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसको वो साथ लेके चलता है। खाली पैसे के लिए काम करेगा तो 10 साल लाइफ है उसकी, इट्स फिनिश। अब आपके सवाल पे आते हैं कि जो फैमिली बिजनेस में क्या करना चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है कि जनरेशन, जो पहली जनरेशन होती है उसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। ठीक। जब वो कुछ काम कर लेती है तो फिर देन सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन, ये एक एवोल्यूशन है। अगर कारोबार बचेगा तो ही सेकंड जनरेशन में जाके ग्रो करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ 100 रुपए का कारोबार बनता है, उसके बाद पटवारा हो जाता है, उसका 50-50 हो जाता है, उसके आगे बच्चे होते हैं, फिर वो 25-25 हो जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथन नहीं रहता। मेरी एडवाइस होगी कि अगर आपको बिजनेस करना चाहते हैं, इट्स ऑल अबाउट द कैपिटल यू हैव और नॉट। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको सर्विसेज का बिजनेस करना चाहिए। फिगर आउट द सर्विसेज जहाँ पे आप अपना टाइम, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी स्किल लगा के यू कैन मेक लिटिल बिट अमाउंट मनी, बट अल्टीमेटली फिर आपको प्रोडक्ट में जाना चाहिए या प्रोडक्टिफाई सर्विस में जाना चाहिए। ऐसी चीज जो स्केल हो सके, जिसकी लिमिट कोई ना हो। यू थिंक अबाउट कि जी मैं 10 बिलियन रुपीस की सेल कर सकता हूँ, तो वो किसी प्रोडक्ट की तो कर सकते हैं आप, सर्विस की करनी इज वेरी टफ। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, आजकल स्टार्टअप का दौर है और इसमें भी आपको सब लगता है कि ये फैमिली बिजनेस जो है उसके लिए ये खतरा है, क्योंकि स्टार्टअप में हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो खड़े हो गए हैं। दूसरे ममालिक के, हमसाया ममालिक की भी हम मिसाल दें तो कितना उन्होंने पैसा कमाया इसका। अच्छा, स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। स्टार्टअप इज सॉल्विंग द सिमिलर प्रॉब्लम विद एन इनोवेटिव वे।
फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रिकॉर्डिंग दिस शो इन अ कन्वेंशनल वे, तो दिस इज द ओल्ड वे। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा टेक ड्रिवन कर दूं, इसी को मैं थोड़ा सा इसके अंदर इनोवेशन ले आऊं, तो दिस इज कॉल्ड द स्टार्टअप। जो फैमिली बिजनेसेस हैं, अगर वो अपने कारोबारी मसाइल को स्टार्टअप की थॉट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक सो दे कैन स्केल बेटर। स्टार्टअप जिद्दत लाने की जरूरत है, जिद्दत लाने की जरूरत है, उसके अंदर नई चीजों को लेके आने की जरूरत है, ताकि वही प्रॉब्लम जो आप कस्टमर्स का सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए वो आपको थोड़े से पैसे या थोड़ी सी उजरत देता है, उसी मसले को आप लोगों ने एक नए तरीके से सॉल्व करना है। और वो वाले फैमिली बिजनेसेस जिनके अंदर आने वाले बच्चे अपने कोर बिजनेसेस को इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेल्स बढ़ा रहे हैं, मार्जिन्स बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, वो डेफिनेटली वो डिक्लाइन मतलब एक मिसाल है ना कि वो फ्रेंचाइज अगर बाप ने शुरू की थी, मतलब एक ही दुकान शुरू की थी, तो गल्ला संभाले रखा, बच्चे आए, उन्होंने आगे उसको एक्सपेंड किया, ब्रांचेस खोली, गल्ला छोड़ा, खुद पीछे बैठ के उन्होंने फैसले लिए, ये ग्रो कर रहा है, जिद्दत है, इन्वेंशन है उसमें। बल्कि 90% ऑफ द केसेस में जो फर्स्ट जनरेशन होती है ना, वो सबसे ज्यादा ग्रो करती है। अगर आप दुनिया के बिलियनर्स उठा के देख लें, तो 80-90% बिलियनर्स फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, दिस इज द स्टैट्स। सेकंड जनरेशन चूंकि गोल्डन स्पून लेके पैदा होती है, तो वो सम टाइम तो वो प्रेशर ही नहीं ले पाती, कमाने के लिए दूसरी उजाड़ने के। हाँ, लेकिन जो दूसरी संभाल लेती है, लोग देखो आपने अपने ऐसे भी हैं। एक बात बड़े समझिएगा, हमने अगली नस्ल को सिर्फ वेल्थ नहीं देनी, हमने अगली नस्ल को पर्पस और वैल्यूज भी देनी। अगर आपने अपनी जायदाद के साथ उनको वैल्यूज और पर्पस भी ट्रांसफर कर दिया, तो वो टेकअप कर लेंगे। पाकिस्तान में एटलस की मिसाल है, पैकेजेस की मिसाल है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके आने वाली नस्ल ने पहले से ज्यादा बिजनेस बढ़ाया। तो वो उनके बड़ों ने अपने बच्चों को सिर्फ जायदादें नहीं दी, सिर्फ पैसा नहीं दिया, पैसा तो था उनके पास, उनके बच्चों को क्या चाहिए था, बट दे गेव अस द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल आज यार हमारा चैनल 10 शहरों में है, तो यार वी वांट टू मेक दिस चैनल इन न्यूयॉर्क। यकीनन अगर वैल्यूज की बात हो रही है, तो बहुत फायदा भी है और कहीं ना कहीं नुकसान भी बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। अगर जज्बाती वाबस्तगी हो और अगर फैमिली में कोई ताल्लुकात की खराबी है, वो कितना इफेक्ट करती है फिर? बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन इसकी जो कोर है ना, वो फैमिली लीडर है। द लीडर ऑफ द फैमिली इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ना, तो आपको लीडर पे बहुत प्रेशर होता है। अभी कुछ दिन पहले आई वाज लुकिंग वन मूवी कॉल्ड गुरु ऑफ इंडियन, अगर आपने देखी हो। अच्छा, उसमें जो लाइफ दिखाई गई है एक बिजनेसमैन की, जब वो गरीब होता है, फिर वो कमाना शुरू करता है, फिर एक टाइम आता है कि यू नो एवरीवन अराउंड हिम वी ट्राइंग टू किल हिम, बिकॉज वो ग्रो कर रहा होता है। तो आप अंडरस्टैंड करें कितना प्रेशर होगा फैमिली का, गवर्नमेंट का, प्रोडक्ट का, कस्टमर्स का, पैसों का, हर चीज का, तो उसने बर्दाश्त करना है ना। आई थिंक सो वो लीडरशिप अगर ट्रांजिट कर जाए फैमिली के अंदर, तो वो चीजें आगे चल पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स की जो वजूहात है वो 3 है। लीडरशिप का ना होना, नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्रांसपेरेंसी, पैसों का झोल आना शुरू हो जाता है। तो आपके पास अकाउंटिंग सिस्टम ठीक नहीं होता। आप अभी फाइनेंस की बात कर रहे थे फैमिली के अंदर, बिजनेस के अंदर तो इसकी इंपॉर्टेंस 3000 गुना है। अगर आपके बिजनेस के अंदर पैसों का झोल है, तो आप कभी भी इकट्ठे काम नहीं कर सकते, कभी भी। 2 भाई हैं, तो पैसों का ट्रांसपेरेंट होना इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तीसरी चीज है इज्जत, लेकिन इसको मैं पहली बात से जोड़ूंगा, जहां ट्रांसपेरेंसी हो ना, वहां इज्जत भी होती है। तो इज्जत की धज्जियां भी ट्रांसपेरेंसी से उड़ती है। सो दिस इज द बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ द फैमिली लीडरशिप। तो फैमिली लीडरशिप जरूरी है। तो ये दोनों ही चीजें हमें नजर आ गई हैं जी, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन हम लोगों ने इन बातों से सीखा भी होगा। और जो लोग फैमिली बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जी फायदेमंद होगी ये गुफ्तगू। और इसके साथ साथ जो कि क्वालिटीज बताई गई हैं कि लीडर अच्छा होना चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, और उसके आगे फिर ऐसी नस्ल भी हो जो कंटिन्यू करे अपने स्किल्स को आगे बढ़ा, पैसा प्रॉपर्टी ना देके जाएं, वैल्यूज देके जाएं, तरबियत देके जाएं, ताकि वो उसको एक्सपेंड कर सके, ना कि वो जो आपने बनाया उसको भी खत्म कर दें। तो जनाब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ चाहता है। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।